हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और मुझे लग रहा है नाश्ते की टेबल पे मज़ेदार खाने लगे हुए होंगे और एनर्जी लोगों की मुझे यहाँ तक महसूस हो रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज ये मैं नहीं हूँ? नहीं, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। वेलकम एवरीवन टू एडीवी लाउंज। और आज सोनिया जो है ये अलग तरीके के अंदाज में है, अलग इशारे कर रही हैं। मुझे पता नहीं कि क्या कहना चाह रही है। मुझे भी लगा कि दिस इज नॉट मी, बट आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि जो आज के हमारे गेस्ट हैं ना, वो मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं। आपका तो मुझे क्या ही बोलूं, अभी मैं जिप लगाऊं आपकी तो घर की बात है, लेकिन वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। और मैं जब भी उनके सेट पे होती हूँ या वो हमारे सेट पे तशरीफ लाएं तो मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर उनकी रूह समा गई है और मैं अपना स्टाइल भूल के मैं उनका स्टाइल कॉपी करना जो है ना वो शुरू कर दिया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और सोनिया, मुझे आज सोनिया नहीं लग रही, आज गजब नहीं लग रही, आज सब इसमें हर चीज तबाही हो गई है आज ये। और माशाल्लाह जो एनर्जी इनमें आ जाएगी। वेल, यही असर होता है जब आपके सामने एक ऐसा गेस्ट हो और उसकी जो कहीं ना कहीं स्पिरिट है, बातें हैं, वो आप पे असर कर जाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि हम डायरेक्ट शो स्टार्ट नहीं करते, उससे पहले भी हमारी कुछ गुफ्तगू होती है। वेल सोनिया, आज का जो हमारा पहला सेगमेंट, इससे पहले कि हम बताएं कि आपके ऊपर ये तासुरात क्यों हैं, इसकी वजह क्या है, स्माइल खत्म ही नहीं हो रही है। ये सिर्फ सोनिया के साथ तब होता था जब मैं सामने आऊँ, मगर आज मैं थोड़ा जेलस हो रहा हूँ कि आज ये क्या है, ये जरा जो मेरी ना ये इंपॉर्टेंस थोड़ी शेयर हो रही है। खैर, खत्म हो गई है मैन, खत्म हो चुकी है। जब स्क्रीन जाएगी ना उस तरफ और जो गेस्ट देखेंगे सब लोग, तो मेरे ख्याल से सब आपको मुझको दोनों को ही भूल जाएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रही है। तभी मैं चाह रहा हूँ कि जितनी हम अभी फुटेज ले लें उतना बेहतर है। वेल, आज की जो एक कन्फ्यूजन है सोनिया की, मुझे भी नहीं समझ आ रही। इनकी एक्साइटमेंट, इनकी स्माइल जो है और इनकी आंखों में जो चमक है, ग्लिटर है, उसकी रीज़न हम जानेंगे ज़रूर। मगर मुझे लगता है कि हम अगर बात करते रहेंगे रीज़न नहीं समझ आएगी। ये स्माइल, ये जो मुस्कुराहट है, इसको हम बांटते हैं और देखते हैं कि आज आप ही। हाँ, बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी मुस्तफा तबाही कि मुझे बोल नहीं दीजिए। आज जो है वो बस सेट पे मैं ही होनी चाहिए और मेरे गेस्ट, और आप थोड़ा साइड हो जाएं। मैं साइड पे हो जैसे आप हमेशा लेट आते हैं, आज भी लेट होने चाहिए थे। मगर बस मैंने कहा कि नहीं, आज मैं बिल्कुल मैं तो दुआ कर रही थी कि आज आप लेट हो जाए, मैं ही ये शो करना। मुझे पता भी चला कि हमने बड़ी कोशिश की है कि ये शो शुरू हो जाए वक्त से पहले। ओह माय गॉड। तो अब आप इंट्रोड्यूस कराएं कि आज हमारे साथ कौन है और हम किससे बहुत सी नॉलेज इंफॉर्मेशन हमेशा की तरह हासिल करने वाले। मुस्तफा, मैं क्या इंट्रोड्यूस करवाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। यू नो, मैं स्पीचलेस हो गई हूँ कि मैं वो अल्फाज का चुनाव करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि मैं उन्हें क्या बुलाऊं। कि वो रेडियो में, टेलीविजन में, होस्टिंग में, मतलब उन्होंने कोई शोबा छोड़ा ही नहीं है। वो इंडस्ट्री के किंग है भाई। वो थोड़ा सा आपने इसमें सैड हो गई है बोलते बोलते कि कोई शोभा छोड़ा ही नहीं है। मैं क्या सैड नहीं होगी, मैं एक्साइटेड हूं। आई एम स्टिल एक्साइटेड। कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा आपके घर की बात है तो यू नो थोड़ा सा आपको इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन हमें तो हमारे तो वो सर आंखों पर। मेरे ख्याल से अब मैं एक्साइटमेंट अपनी थोड़ी कम करूं और हम सीधा गेस्ट की तरफ जाते हैं। आप खुद देखिए। और जनाब, आज कौन मौजूद है? तौसीक हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे टीवी लाउंज में आए। और आज आपके आने की वजह से आप देख सकते हैं कि सोनिया पे क्या इफेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमें इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, इनको दाखिल कराना पड़ेगा। थोड़ी मुश्किलें बढ़ा दी आपने सर अपने यहाँ। एक्साइटमेंट जो है ना वो अब सीरियसली अब मैं इनका बीपी भी शूट कर जाता है। इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको पहले बता दूं। इनका बीपी शूट कर जाता है, ठीक है। और हाँ, इनकी मुस्कुराहट जाती नहीं है अगर आ जाए एक दफा। नहीं, मुस्कुराहट नहीं, हंसी। यस, ये है सर मेरे साथ कि अगर एक बार मेरी हंसी छूट जाए तो वो कंट्रोल में नहीं आती है। कोई बात नहीं, इसका इलाज भी है मेरे पास। नो प्रॉब्लम। आपने ये नहीं बताया था कि हकीम भी हैं आप। एग्जैक्टली। एक शोबा मैंने छोड़ा है, डांस का शोबा। आपने कहा था कोई शोबा उन्होंने छोड़ा नहीं, तो डांस का फील्ड खाली है। आप दोनों अगर उसको ट्राई करना चाहें, बस ठीक है आप। लेकिन फिर भी सर आप आगे ही रहिएगा, हम दोनों आपके पीछे एक्स्ट्रास। मेरे ख्याल में आपके शो का जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि आप ब्रेक पे जाएं, ब्रेक से वापस आएं तो आपके कोऑर्डिनेटर्स जल्दी से इस सेट को क्लियर करें। और ये डांस फ्लोर बिल्कुल तैयार है। अगर लॉन्ग शॉट में कैमरा दिखाना चाहे तो इस डांस फ्लोर के ऊपर फिर सोनिया और मुस्तफ़ा हर शो का एंड एक डांस नंबर पे किया, परफॉर्मेंस पे करें। ये तो अच्छा आइडिया। और वो उस जमाने की परफॉर्मेंस हो जो दरख्तों के इर्द भाग के होती थी, या ये कंटेम्प्रेरी डांस परफॉर्मेंस हो, हिप हॉप टाइप? नहीं, ये हिप हॉप कंटेम्प्रेरी डांस परफॉर्मेंस होगी। दरख्तों के पीछे क्या मतलब नहीं, दरख्त इज गॉन स्टोरी। अब ये बल्बों के आगे पीछे घूमेंगे। वेल, बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। और वी आर प्लीज्ड एंड इट्स ऑनर, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूज पर्सनालिटी, लेजेंड ऑफ पाकिस्तानी इंडस्ट्री। और ना कि सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि जो हम काम अपनी तरफ से हमारी एक नाकिस कोशिश है कि हम भी कुछ कर पाएँ, उसके अंदर जो आपने नाम बहुत शुक्रिया। आप दोनों प्रोग्राम का वक्त अब तकरीबन इख्तिताम हो चुका है। आप अभी तक जो मेरा तारुफ और इतने अलकाबात, इसका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये वो सारा स्क्रिप्ट था जो मेरे वफात के बाद मेरी याद में जब प्रोग्राम ATV ने करना था उस पर आप लोगों ने करना था। तो मेरे ख्याल प्रोड्यूसर ने गलती से गलत स्क्रिप्ट आपको पकड़ा दिया, ये अगला वाला शो था, इसमें तो सिर्फ मेरे से गुफ्तगू करनी थी। चलिए फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज किया जाए मेरे ख्याल से। जी मुझे लगता है कि आप शुरू करेंगे या मैं? क्योंकि अब हमें ये इंडिकेशन भी आ गया। तो पहले तो ये बताएं कि आपको यहाँ पर आज आकर हाउ आर यू फीलिंग, क्योंकि आपने हमेशा लोगों को इंटरव्यू किया जाता है। खैर आजकल तो आपके इंटरव्यूज़ भी बहुत हो रहे हैं और मैंने बहुत सी अभी गुफ्तगू सुनी है जहाँ पे हम नेचर के बारे में बड़ी बात करते हैं। आज यहाँ पर हमारी इस नेचर में आके हाउ आर यू फीलिंग एंड कैसा लग रहा है? इट्स अ ब्यूटीफुल सेट। बहुत बहुत शुक्रिया मधु करने का, आपका भी और आपकी प्रोडक्शन टीम में भी तकरीबन सब लोग ही मेरे दोस्त भी हैं और बहुत प्यारे भी हैं, बहुत करीब हैं। अहमद का बहुत शुक्रिया, सब लोगों का। लेकिन ATV से मेरा जो रिश्ता है ना वो भी बहुत पुराना है। अच्छा। प्रोडक्ट तो मैं रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न की हूँ, लेकिन ATV को भी मैं अपनी खाला ही समझता हूँ, माँ जैसी जो होती है। और ATV से मैंने बहुत काम किया और ATV के मुख्तलिफ अदवार, मुख्तलिफ मैनेजमेंट्स चेंज होती रहीं, लेकिन स्क्रीन से रिश्ता बहुत जुड़ा रहा। सो उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने घर ही आया हुआ हूँ। तो ऐसी कोई ये आपका लाउंज ही है, ये आपका ही लाउंज एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि वाकई इतना खूबसूरत लाउंज है। द सेट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। गो आपका ये प्रोग्राम दिन में भी नशर होता है, रात में भी होता है, लेकिन बाकायदा एक ब्यूटीफुल नाइट एम्बियंस शो की फील आ रही है। आई एम रियली एक्साइटेड, हैप्पी, चाय बहुत अच्छी है, आई एम रिलैक्स्ड। वेल दैट्स वेरी नाइस। और मैं हमेशा से एक सवाल मेरे दिल में था सोनिया, और मैं पूछना भी चाहूँगा आज कि क्योंकि हमने आपको हमेशा से देखा है, हमारे साथ एक बहुत बड़ी जनरेशन है जो विच हैज़ ग्रोन विद यू। तो एक सोच होती है कि एक आर्टिस्ट जो होता है आफ्टर सर्टेन टाइम वो अपनी वो जो प्रेजेंस होता है, स्क्रीन प्रेजेंस, वो लूज़ कर देता है। हमें तो आज भी मुश्किल होता है कि उसको बरकरार रखें। एक से दूसरे दिन पे जाते हैं तो लगता है कि शायद थोड़ी प्रेजेंस कम होती नज़र आ रही है, मगर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स एक्चुअली ऑब्वियसली अ कॉम्प्लीमेंट कि आपने जिस तरह से यू हैव बीन विद द जनरेशन, आप यंगस्टर्स के साथ जिस तरह कनेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सो इट डजंट सीम लाइक कि आपका एक डिसकनेक्ट है। सो इज़ दिस एफर्ट, ये कि एफर्ट है, ये सोची समझी एक प्लानिंग है, या फिर दिस इज़ नेचुरली कमिंग टू यू? क्योंकि जिस तरह अभी भी आपकी अपील है अपने मॉर्निंग शो में PTV पे, इट्स लाइक कि आप अभी यंग कॉलेज के ग्रेजुएट हैं और अभी आपने एक मॉर्निंग शो स्टार्ट किया, वो जो एनर्जी नज़र आती है तो वो अभी भी उतनी ही अपीलिंग है। सो इज़ देयर अ मेथड बिहाइंड इट? आज ही बता दें ताकि हमें पता चल जाए, हम भी कुछ इसमें से निकालें। नहीं, मेथड एज सच तो मुस्तफ़ा नहीं। इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टेक्निकली देखा जाए शो होस्ट्स के हवाले से, इट्स अ गुड क्वेश्चन। लेकिन मैं जब और ये सवाल अक्सर मुझसे किया जाता है, तो जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो दो चीज़ें हैं। एक तो कि नेचुरली मेरे अंदर वो कनेक्शन है। मेरे सामने आप 90 साल के कोई बुजुर्ग भी बिठा देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि उनको ऐसा लगेगा कि हम दोनों हम जमात हैं। अच्छा। और मेरे सामने आप 9 साल का बच्चा भी बिठा देंगे तो उसको ऐसे लगेगा कि हम दोनों क्लास फेलोज हैं। तो ये रब की देन है कि मेरे अंदर इंसानों के साथ कनेक्ट करने की एक खासियत है। ये प्लान्ड नहीं है, ये नेचुरल है। मैं किसी के साथ रास्ता चलते चने खरीदूंगा तो वो चने बेचने वाला जो है उससे मेरी गप लगेगी तो ऐसे लगेगा हम पुराना जानने वाले हैं। सो ये एक नेचुरल चीज़ है। हाँ, 10 साल के गैप के बाद मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी। 10 साल के गैप के बाद जब मैंने शो दोबारा शुरू किया तो मैंने अपने आप से मुस्तफ़ा पूछा कि वाई? तौसीक हैदर को, वही मूंछों वाला तौसीक हैदर जिसको 2 नस्लें देख के जवान होके बुजुर्ग हो रही हैं, तो उनको अब ये तीसरी नस्ल क्यों देखे, उसको ये तीसरी नस्ल क्यों देखे? तो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए मैंने अपने आप को री इन्वेंट किया, विजुअली री इन्वेंट किया। मेरी वार्डरोब से लेके मेरा हेयर स्टाइल, मेरी बोलने की स्पीड तक बदली है। आप मेरे 2006-2007 के प्रोग्राम्स पाकिस्तान टेलीविज़न के, यही राइजिंग पाकिस्तान सुबह का उठा के देखें, मेरे बोलने की स्पीड फ़र्क थी और अब मैं जो शो करता हूँ मेरे बोलने की स्पीड फ़र्क है। ये बहुत बारीक सी चीज़ है जो कि मैंने कभी इसका इजहार नहीं किया, लेकिन आप तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं घर में बैठा बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी चीज़ें बाय एफर्ट हैं और बाय एफर्ट थी कि मैंने आजकल की कम्युनिकेशन स्टाइल में थोड़ी सी अपनी स्पीड को तेज़ रखना है, वरना वही मुच्छा वाला बब्बा बैठे हुआ है और अच्छा सरमन दे रहा है। सो दूसरा एक जो मैंने स्टाइल के, आजकल का नौजवान, आजकल का बच्चा ये पसंद नहीं करता सोनिया कि आप उससे कहें कि बेटा यूं नहीं यूं, और आपको पता है यूं होता है दुनिया में और जिंदगी यूं गुजारी जाती है। आजकल के बच्चे को अच्छा लगता है कि आप उससे पूछें कि अच्छा बेटा तुम बताओ यूं या यूं।
और फिर आप उसको मेंटोर इस तरह से करें एज अ टीवी एंकर, आप गुफ्तगू को ऐसे लेके चलें कि उसको पता भी ना लगे, और अगर कहीं वो गलत उसकी सोच में कहीं इबाहम था तो आप उसको वाजे कर दें। सो मैंने ये भी पूरा ट्रेंड चेंज किया शो होस्ट का, जो शो होस्ट बैठ के बताते मैं वड्डा तौसीक हैदर, मैं दसना तोनू की पता, गेस्ट को सामने बिठा के भी आप कहते हैं जी मैं आपको बताऊंगी कि मैं जब वहां पे थी या मैं जब वहां पे था। तो इस सारी चीज को मैंने पूरा शिफ्ट दिया, रिवर्स दिया, एंड दैट क्लिक्ड। और यही वजह है कि आज भी छोटे बच्चे भी मेरा शो देखते हैं और बुजुर्ग भी देखते हैं। सो आई थिंक लंबा जवाब हो गया, लेकिन क्योंकि आपने एक संजीदगी से एक सवाल किया था तो मेरा फर्ज था कि मैं संजीदगी से ऑनेस्ट और तफसीली जवाब दूं कि ये कुछ इंटेंशनल भी है और कुछ नेचुरल भी है। कुछ आपने एफर्ट्स की और कुछ जो था वो नेचुरली था। लेकिन यही इसी बात से मैं आपकी एक बात निकालूंगी कि आप कम्युनिकेशन ट्रेनर भी हैं, सो प्रोबेबली वो यही रीजंस हैं जिसकी वजह से शायद आप इस प्रोफेशन में भी उतर आए। तो ये थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डाली आप कि इसको प्रॉपर्ली आपने एंकर्स को ट्रेन किया, क्या ट्रेनिंग्स दी, इसके बाद क्या आपने बच्चों को भी ट्रेन किया, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बच्चे हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं? नहीं, बच्चों से तो मैं ट्रेन होता हूँ, बच्चों से ट्रेन होता है एक्चुअली। और मैं यकीनी तौर पे आपको बताऊँ, जितना क्रिएटिव बच्चा होता है, क्योंकि उसके ऊपर आपने कोई पहरे नहीं डाल रखे होते, अभी उसने माशरे की ना सुननी उसने शुरू की होती है, तो इसलिए वो डिस्कवर कर रहा होता है। वो हम बाद में उसको कहते हैं नो ये भी गलत है, ऐसे बात नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को तमीज़ नहीं सिखानी चाहिए, लेकिन माशरे की नोज इंसान की ग्रूमिंग में इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो फिर पका पकाया, वो स्टीरियोटाइप, स्टैंडर्ड एक सेट पैटर्न, खरबूजा इस इतने ग्राम का खरबूजा है तो मुझे सारे खरबूजे वैसे ही चाहिए। माशरा तो ये चाहता है ना, क्योंकि फिर ऐसे में माशरे को, सोसाइटी को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अगर तमाम इंसान एक जैसे होंगे तो कंट्रोल आसान होगा ना। अगर हर शख्स मुनफरिद होगा जो कि है, तो उस तरह के माशरे को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो बच्चों से तो मैं सीखता हूँ। कमिंग बैक टू ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग एंकर्स की नहीं करता। मैं पिछले 20 साल से एक जर्मन पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का काम है, पॉलिटिकल फाउंडेशन है जर्मनी में। वहाँ पे मैं, इट्स एन इंटरनेशनल एकेडमी, और वहाँ मैं दुनिया भर के सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को ट्रेन करता हूँ ऑन कम्युनिकेशन। और एनजीओ के, डेवलपमेंट सेक्टर के जो लोग होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट्स होते हैं जो किसी भी कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैं तकरीबन 20-22 साल हो गए। तो वहाँ जर्मनी में एक इदारा है, वहाँ पे मैं मशावरत देता हूँ। है कि आपको यहाँ पर प्रॉपरली ना ट्रेनिंग्स करवानी चाहिए, स्पेशली वो तमाम लोग जो कि एंकर पर्सन्स बनना चाहते हैं। हमारे यहाँ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस समहाउ है नहीं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे जरूर मेरा क्लासरूम खाली होगा नहीं, मुझे लगता है मैं क्लास में जाके खड़ा भी हो जाऊँ कि आओ मैं मुफ्त आपको ट्रेनिंग दूँ। मेरा ख्याल है कि आजकल के नौजवानों और के पास एक तो वक्त नहीं, और दूसरा कि आजकल के नौजवान एंकर्स इतना मज़े का काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पे जो यूट्यूबर्स हैं, जो वीलॉगर्स हैं, आई लव देम। उसमें से 2-3 का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनको मैं फॉलो करता हूँ, उनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो शफात की या अली गुलपीर की या कोई नई वीडियो आ जाए तो तमकीरत की, तो वो मैं तो फौरन, मतलब आई एम द फर्स्ट फैन। लेकिन ऐसा कंटेंट क्रिएट करना और एंकर पर्सन तो यू आर एब्सोल्युटली, तो ये तो बहुत डिफरेंट चीज है ना। अगर आप उन्हीं लोगों को मेरे ख्याल से कहें कि आप कुछ होस्ट करें तो ये तो शायद वो इतने क्लिक ना करें। एब्सोल्युटली इसी तरह, बिल्कुल जिस तरह मैं आज कंटेंट क्रिएशन में आऊं तो शायद मैं उतना पॉपुलर ना हूं जितने वो हैं। ये बिल्कुल स्पेशलाइज्ड, एंड दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट सोनिया, ये बिल्कुल स्पेशलाइज्ड फील्ड्स है। अदाकारी, टीवी एंकरिंग, मैं तो कहूँगा रेडियो एंकरिंग इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। बहुत से रेडियो के बड़े बड़े नाम थे जो टीवी में आए और फ्लॉप हो गए। बहुत से टीवी के बड़े बड़े नाम थे, रेडियो पे गए, फ्लॉप हो गए। वो मुझ जैसे तो तुक्के में बहुत कम होते हैं जो रेडियो से शुरू किया और रेडियो पे भी अल्लाह ने इज्जत दी और उसके बाद टेलीविजन पे भी। सो ये बिल्कुल स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, बिल्कुल अलग अलग जुदा। यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर और या टीवी एंकर। तो ये बताइएगा कि ऑब्वियसली एक डिस्टिंक्शन है आजकल की दुनिया में, अलग अलग तरह का कंटेंट बहुत सा एग्जिस्ट करता है, अलग तरह के लोग चेहरे हैं, बट एट द सेम टाइम आपने जिस तरह की एक अपनी नीश बनाई और उसको मास में पॉपुलर किया, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो आपने कभी खुद सोचा, क्योंकि आई नो कि कहीं ना कहीं कभी ज़िंदगी में अदाकारी की भी अपॉर्चुनिटीज़ आई, प्रोड्यूसर बन के कुछ और दुनिया को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज़ आई, उस तरफ जाने का दिल नहीं
किया या किस तरफ? एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, मैंने एक्टिंग की, बुरी की, खुद ही अपने आप को रिजेक्ट करके फिर नहीं, तो खुद ही रिजेक्ट कर दिया। मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि आपने उस स्पेशली उस ड्रामे के लिए अपनी मूछें जो है मूछें साफ करवाई किया कि जहाँ मेरी मूछें कटवा रहे हैं वहाँ मैं काम नहीं कर सकता। नहीं, मैंने 2 ड्रामे किए थे, पहले में मूछें थी, दूसरे में वो कैरेक्टर इस तरह का था कि उसमें हमारे प्यारे दोस्त हैं मुबश्शिर लुकमान जो टीवी एंकर भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो वो उसके डायरेक्टर थे उस ज़माने में, वो ये काम किया करते थे। उनकी भी मूछें काफ़ी पॉपुलर हैं, उनकी मूछें भी खुपती हुई, तो मेरी उन्होंने इसलिए कटवा दी थी मुबश्शिर भाई ने कि एक म्यान में 2 मूछें नहीं रह सकती। एग्जैक्टली। तो वो जो ड्रामा था उसमें जिया अली थी, नादिया खान थी, मैं था, तौकीर नासिर साहब थे, बड़ा ज़बरदस्त वो ड्रामा था। तो उसमें मैंने मुझे क्लीन शेव कराई थी, आई वाज लुकिंग लाइक हॉरिबल। वैसे अभी आपने रेडियो का जिक्र किया, रेडियो आपने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1987 में आपने रेडियो का आगाज़ किया था और उसके बाद 1995 में एक नए प्रोजेक्ट पे आपने शिफ्ट किया था जो जमशेद साहब और उर्फ़ी साहब का एक प्रोजेक्ट था, कभी मैं सोचता हूँ। उस वक्त आपने न्यूज़ भी क्विट कर दी थी क्योंकि आप न्यूज़ भी पढ़ रहे थे। उससे पहले मैं अंग्रेजी में खबरें पढ़ा। अंग्रेजी में आप खबरें पढ़ रहे थे, एकदम से आरजे, फिर न्यूज़ और उसके बाद दोनों चीज़ें क्विट करके फिर एक नए प्रोजेक्ट के साथ आना। आपको ये 3 डिफरेंट चीज़ें कैसे लगी, मतलब फील कैसा हुआ कि मैं इसमें एडजस्ट हो सकता हूँ, अब मैं इसको भी करके देखूँ, या आपको लगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ? नहीं, अगर मैं ये सोचता कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो मैं अदाकारी ना छोड़ता। मैंने अपने आप को इवैल्यूएट किया, मैंने अपना रास्ता चुना क्योंकि मैंने खबरें भी पढ़ी, अंग्रेज़ी ज़बान में खबरें पढ़ी, और उस ज़माने में शाम 6 बजे की खबरें पढ़ना और मोहतरमा शाइस्ता ज़ैद साहिबा के साथ शेयर करना, वो स्टूडियो शेयर करना, आई थिंक इससे बड़ा प्राइज्ड मोमेंट मेरे करियर में नहीं है। लेकिन उसके अलावा क्योंकि मैं एफएम के ऊपर एज एन आरजे बहुत ज़्यादा, सही मानों में रातों रात हिट होने वाली बात है, वो इतना मेरा नाम बन चुका था कि देन आई सैट डाउन एंड आई सेड कि या खबरें, या अदाकारी और या एंकरिंग, सो पिक वन। और यक बुगीर और मुहकम बुगीर जो फारसी में कहते हैं कि एक रास्ता चुनो और उस पर स्टेडफास्ट रहो, उस पे मुस्तकिल। तो फिर मैंने एंकरिंग और वो सारी चीज़ चुनी और फिर PTV पे फिर मैं न्यूज़ से छोड़ के आ गया। आई डोंट नो, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई हैव नो रिग्रेट्स। मेरा ख्याल मेरा सही फैसला था क्योंकि मैंने लोगों को एक मैकेनिकल किस्म के बहुत ही तसन्नो से भरे हुए अदाकार से बचा लिया। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, द लेजेंडरी तौसीक हैदर के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हमें और भी करनी है क्योंकि अभी हमारा क्या है कि हम शुरू में थोड़ी सीरियस बातें करते हैं, फिर हम ज़रा ओपन अप होते हैं, तो अभी हम ओपन अप होंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँगी हम ब्रेक में जाने वाले हैं और ब्रेक के बाद हमें मिले और हम यहाँ पर यानी मैं और सोनिया द लेजेंडरी तौसीक हैदर साहब के साथ सवालात कर रहे हैं और कुछ इंटरेस्टिंग गेम भी शायद खेल सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कम बैक रियली फास्ट ऑन ATV लाउंज। ओके जी, वेलकम बैक टू ATV लाउंज। सोनिया, एक कंफ्यूजन है यार, मैं थोड़ा परेशान सा हो रहा हूँ। ये जो हमारे सामने ये कैंडीज़ पड़ी हैं, टॉफ़ीज़ पड़ी हैं, अक्सर लोगों को ये परेशानी होती है ज़िंदगी में कि ये जो सेट पे खाने पड़े होते हैं इनके असल में मुस्तकबिल क्या होता है, क्या ये किसी के पेट में जाते हैं या फिर ये टेबल पे सजे रहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। ये मैंने टॉफ़ी हाथ में पकड़ ली है और ये मैं इसका पैकेट खोल रहा हूँ। सोनिया आप देख सकती हैं ना, और ये मैं सोनिया को गिफ्ट करूँगा और जितनी देर मैं सवाल कर रहा हूँ सोनिया आप इसको खा सकती है इफ़ यू वांट टू। नो थैंक यू सो मच। अभी आप नहीं खाना चाह रही हैं तो कोई मसला नहीं, मगर ये मैं कोशिश करता रहूँगा कि थ्रू आउट द शो सोनिया ये मेरे हाथ से ये टॉफ़ी खाए। कुछ मिला के तो नहीं लाया आप इसके अंदर कि मैं बेहोश हो जाऊँ और आप टेक ओवर कर लें सारा मेरा शो खाएं? मुझे लग रहा है कुछ। सोनिया आप वक्त से पहले अक्लमंद हो गई, मगर खैर इससे पहले क्या है मैं और सोनिया हम गज़ब यहाँ पर ढाएँ और तबाही हो जाए, मैं तौसीक साहब से जो है एक सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि अभी हमारी बातचीत चल रही थी, गपशप चल रही थी ब्रेक में कि भाई नेचर जो है वो ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी है, नेचर के साथ कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो सर ये बताएं कि आपने अक्सर मल्टीपल टेलीविज़न शोज़ में बात भी की है कि आपका नेचर के साथ एक कनेक्ट है, यू टॉक टू द ट्रीज़
और आप मतलब घूमते फिरते, पहले तो ये बताएं कि जब आप पार्क्स में जाते हैं तो अकेला घूमना पसंद करते हैं या कोई साथी साथ में होता है, और तब ज़्यादा रंगीन हो जाता है वो सफ़र, या फिर सिर्फ नेचर को एंजॉय कर रहे हैं? पहली बात है, जब मैं पार्क में जाता हूँ तो अकेला नहीं होता, यही तो दुरुस्तगी की ज़रूरत है। वो जो इतना बहुत से दरख्त इर्द गिर्द होते हैं वो अकेला होने ही नहीं देते, ठीक है। और जाहिर है मेरा ख्याल है कि इंसान की सबसे पहली महबूबा भी नेचर ही रही होगी। अच्छा। और ये वो मोहब्बत है, ये वो इश्क है, ये वो महबूबा है कि पार्क में इसके साथ भी कभी कभी सैर करनी चाहिए। हाँ, एक्चुअल महबूबा के साथ भी पार्क में हमने इस्लामाबाद के बहुत सैरें की जब हमारी उम्र थी, और उस वक्त हम इन दरख्तों को और पौधों को इग्नोर किया करते थे और इनकी शील्ड में यू नो मोहब्बत का सफर किया करते, दिल बना के तीर और डैश प्लस डैश। वो शायद इसलिए नहीं किया कि वो वाकई दरख्तों के साथ मोहब्बत थी शुरू से, तो वो छुरी से दरख्त को जख्मी करना चाहिए, वो जरा हमारे लिए एहसास था। तो ये बताएं कि वो जो मोहब्बत के जिसका आपने जिक्र कर दिया, आज मेरे ख्याल से अक्सर आप नहीं करते, मगर आज आपने अक्सर करता हूँ, लोगों को समझ नहीं आता। वेल, तो ये जो मोहब्बत आज जरा आसान अल्फाज में, ढके छुपे लफ्जों में किया करते थे, आज जरा खुल के इन्होंने इजहार कर दिया। तो वो जो मोहब्बत है रही, तो वो उसका क्या अंजाम रहा, और उसकी वजह से क्या दरख्तों की तरफ और नेचर की तरफ मोहब्बत ज़्यादा भरी? क्योंकि अक्सर जब ज़िंदगी में इंसान मोहब्बत करता है एक चीज़ से, तो फिर हर चीज़ की तरफ मोहब्बत जो है इंसान की बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तो उसके कोई रीज़न बताएं। अच्छा, ये सवाल बहुत मुबहम है, आप बाद में रिकॉर्डिंग में ज़रूर देखिएगा और मुझे बतलाइएगा कि सवाल का मतलब क्या है। बस आप समझ जाए ना, मैं कुछ जानना चाह रहा हूं। हाँ, कुछ जानना चाह रहा हूं। बस ये बात वो ये है कि देखिए, मोहब्बत का अंजाम भी आपने इसमें पूछा है, और कुछ और भी 2-3 चीज़ें पूछी हैं, मैं कोई एक बीच में से असल में बात ये है ना कि घर में जो सवाल वो आपसे नहीं पूछ सकते, मैं सोचा लाउंज में पूछ लूं मैं, यहाँ तो मामू ने जवाब दे ही देना है। एग्जैक्टली। लेकिन कोई एक ऐसी नशिस्त भी होनी चाहिए जो उन सवालों पे जो हम मुस्तफ़ा से घर में पूछते हैं और हमें आज तक जवाब नहीं मिले। ये भी सही है। तभी तो मैं किसी इंटरव्यू में जा नहीं रहा हूँ। सॉरी, हम यहाँ पर इस शो को रोक के जरा ये अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि जो तौसीक साहब हैं वो मुस्तफ़ा के मामू हैं, तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो सब मुस्तफ़ा के चाचा, मामू। अच्छा, ये पता नहीं, ये मुस्तफ़ा के सारे खानदान हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हाँ, वो भी आ गए, मामू, बड़े मामू भी आ चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ इनकी फैमिली की बारी है, इनकी खाला। हाँ भाई, ये भी है, मेरी भी खालाएं फुप्पो आनी चाहिए ना, ये तो भाई क्योंकि यहाँ पे जितने लोग मेहमान आ रहे हैं वो सिर्फ जो है यहाँ पे बहुत हाई लेवल का हो रहा है, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो मेरे मामू हैं और मेरे, वरना तो थैंक यू वेरी मच, वाकई वैसे बहुत शुक्रिया आपका। सो कमिंग बैक टू दैट, अगर आप शादी में मोहब्बत में नाकामी और कामयाबी का तराजू शादी को रखते हैं तो बिल्कुल आपकी नज़र में तो नाकाम मोहब्बत थी। लेकिन हम जैसे दीवाने मोहब्बत को जिस तनाजुर में देखते हैं, चाहे वो एक औरत से मोहब्बत क्यों ना हो, चाहे वो नेचर से मोहब्बत क्यों ना हो, वो इंसान की अपनी तकमील होती है। कि अगर आप मोहब्बत में उस लेवल तक गए हैं कि आप खुद भरे हैं, आप खाली पांडे जो खड़कता रहता है उसमें कुछ भर गया और उसने खड़कना और छनकना बंद कर दिया, तो ये एक मोहब्बत की कामयाबी है और तकमील है। क्या बात है, यही जवाब मैं सुनना चाह रहा था। तभी जो मेरा सवाल था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मगर क्या है कि मेरी रिक्वायरमेंट भी थी, मैं जानना चाह रहा था कि कुछ तो इसका रिजल्ट निकले, क्योंकि बड़े लोगों ने बड़ी दफ़ा कोशिश कर ली और मुझे पता है कि सोनिया के दिल में भी कुछ ऐसे ही सवाल, बहुत सारे सवाल हैं। आप खामोश रहें, आप घर जाके बात कीजिएगा। मैं बिल्कुल खामोश हो गया। वैसे आपस की बात है कि बिल्कुल सोनिया आपने सही इनको टोका है, आप घर जाके बात करें। तू बात भी पूछ लेंगे, मैंने पसंद है। भाई घर जाके बातचीत करना, अपने सारे सवाल कब हमें पूछते दो, खत्म ही नहीं हो रही अंक। अब ये आप आगे सवाल भी पूछ लीजिए, ये मुझे ज्यादा गुफ्तगू मेरे से होती है सोनिया। अच्छा, आपने कहा कि नेचर से मोहब्बत और ये सारा कुछ जो है, तो मुझे कहीं कहीं लगता है कि आपके अंदर भी एक बच्चा छुपा हुआ है ना? क्योंकि मेरा मानना ये है, और मैंने एक इंटरव्यू में सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के कि आपने भी वही एग्जैक्टली कहा कि जी अंदर एक बच्चा है जिसको मैं ख़त्म नहीं होने देता और ये बच्चा ज़िंदा रहना चाहिए। और मैं भी अक्सर व बेशतर यही बात कहती हूँ, इसलिए ज़रा लाइवली रहती हूँ मैं भी खुद। मेरे ख्यालात भी बहुत मिलते हैं। देखें आप, आज आपने मेरी अदाकारी भी इतनी अच्छी की। ये तो मुझे लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, फैमिली चेंज स्विच हो गई है। हाँ, हॉस्पिटल में मुझे लगता है ये कोई पैदाइश के वक्त ना कोई प्रॉब्लम हुआ है, ये इधर होनी चाहिए थी, मैं उधर होना चाहिए। और आप दोनों पैदा भी एक ही दिन, एक ही वक्त, एक ही साल में हुए थे, तो मुझे लग रहा है कि
मतलब देखने में तो कम से कम ऐसे ही लग रहा है कि आप दोनों एक ही उम्र के। कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली। हाँ, मुझे नहीं पता कि ये कॉम्प्लीमेंट किसको दे रहे हैं, मगर खैर हम लोग इसको ऐसा कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप छोटे थे तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? जैसे ये छोटे थे तो इनको राज बनना था तो ये राज बन गए, तो आपकी इंस्पिरेशन सोनिया बनना था, ये पैदा भी सोनिया हुई थी। मैं पैदा भी सोनिया हुई थी, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? नहीं, ऐसा इंस्पिरेशन कोई नहीं थी। मुझे तो मैट्रिक FA BA तक कोई मुझसे पूछता था कि बड़े होके क्या बनना है, तो आई यूज्ड टू बी ब्लैंक। एज सच कोई ड्रीम्स या एस्पिरेशंस या एम्बिशंस जिन्हें आप कहते हैं, एज सच नहीं थे, ना ही अभी भी है। लेकिन आप अपनी नेचुरली अपनी रॉ में बहे चले जाएं तो आई थिंक इससे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी कोई हो नहीं सकती। और इसमें मैं मुस्तफ़ा के नाना और नानी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि इसके नाना नानी ने मुझे और हम सब बहन भाइयों को वो फ्रीडम दी अपनी रॉ में बहे चले जाने की। बिल्कुल तरबियत अपनी जगह, डूज एंड डोंट्स अपनी जगह, लेकिन हर इंसान जो है एक दरिया की तरह होता है और हर दरिया अपना रास्ता खुद बनाता है। अब ठीक है, उसके इर्द गिर्द आप बैरियर्स लगाएं कि नहीं मैंने पानी को इस रुख मोड़ना है, उस रुख मोड़ना है, फिर वो दरिया जो है ना वो टकराता है, फिर उसमें इंतशार आता है, उस पानी में शोर आता है, और फिर वो पानी बाज़ औक़ात इधर उधर से होता हुआ चला जाएगा तो तबाही भी मचाता जाएगा। इसलिए दरिया को अपना रास्ता बना के बहे देने चले जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों की तरबियत के एतबार से। हाँ, आप ये ज़रूर देखिए कि बच्चा कहीं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, उसको सिविक एजुकेशन, वो एक अच्छा शहरी बन रहा है, वो एक अच्छा हमसाया बन रहा है, वो आगे चल के एक अच्छा शौहर, एक अच्छा मोहब्बत करने वाला बन जाएगा, अच्छा लवर बनेगा, या एक अच्छी बीवी बनेगी, नहीं बनेगी, अच्छी सास बनेगी। ये सब चीज़ें ये इंश्योर करना तरबियत का काम है। लेकिन दरिया पे बंद बांधना बहुत ज़्यादा, और मेरा ख्याल है कि मेरे पेरेंट्स ने, जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत अच्छा काम किया कि हमें रॉ में, सो एज सच कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। मैं मतलब आई थिंक मैं फ्लो में बहा, और वो बेसिकली नेचर के साथ कनेक्ट। भी मुस्तफ़ा ने कुछ देर पहले सवाल किया था, मजाक में बात चली गई, लेकिन आई थिंक दैट वाज अ सीरियस क्वेश्चन कि नेचर के साथ कनेक्ट क्यों आप कहते हैं करना ज़रूरी है। बात ये कि ये बात कनेक्शन से शुरू नहीं हुई, ये बात डिसकनेक्ट से शुरू हुई। असल में तो हम इसी नेचर में थे ना, ये तो अल्लाह मियां ने नहीं बनाया, ठीक है, ये लाइट भी नहीं, बिजली भी नहीं, ऑफ कोर्स उसी की देन है, उसी ने बनाई, मतलब उसने हमें अक्ल दी और हमने, लेकिन जिस कुर्रा अर्ज़ पे उसने हमें भेजा था उसमें तो मोबाइल फ़ोन नहीं था, बिजली भी नहीं थी, इंटरनेट भी नहीं था, पहिया भी नहीं था, तो हम किसके साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते थे? नेचर के साथ गुजारते थे। तो फिर इन सब चीज़ों ने डिसकनेक्ट पहले बनाया है। अब मुस्तफ़ा जो कह रहे हैं ना, आप नेचर से कनेक्ट करने की बात करते हैं, मैं नेचर से कनेक्ट करने की बात नहीं करता, मैं नेचर से रिकनेक्ट करने की बात करता हूँ। हमने ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तरफ हमने जाना है, ये वो मंजिल है जहां से हम वहां थे, हम डिस्कनेक्ट हो गए, टेक्नोलॉजी की नजर हो गए, और अब मेरे जैसा कोई तौसीक कहता है, जैसा पागल शख्स बैठ के दरख्त की बात करता है, नेचर की बात करता है, हम कहते, ओह वाह, वो देखो उसने टीवी शो में बैठ के क्या अजीब दीवानी सी बात की है। कि आप एक लिहाज से देखें तो मैं कोई अनोखी बात तो कर ही नहीं रहा, सिर्फ मैं इंसान को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दरख्त, ये बिल्ली, ये चूहा, ये सांप, ये सितारा, ये पौधा, ये फूल, ये हम इससे जुड़त हमारी थी जो कि अब शायद नहीं रही। तो उस रिकनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। रिकनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी नोट पे मैं सोनिया से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करना चाहता हूँ। कब हम जा रहे हैं किसी पार्क में सोनिया, जहाँ पे हम थोड़ा सा रिकनेक्ट कर पाएँ नेचर से भी, और कभी कभी इंसान को आपस में रिकनेक्शन के साथ साथ नेचर का रिकनेक्शन क्यों आपको लगता है कि जी बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल जाना चाहूँगी और देखना चाहूँगी कि आपने कितने दरख्तों पे दिल गुर्दे फेफड़े बनाए, कितने दिलों में तीर घुसाए आपने। दिल गुर्दे फेफड़े तक बात आ चुकी है ख़वातीन हज़रात। आप देख रहे हैं कि ATV लॉन्ज में हम हर तरह की गुफ्तगू करने के काबिल हैं और केपेबल हैं। फिर आप शुरू हो गए, अभी घर बाकी की बातें आप, मतलब मैंने आज म्यूट रहना है और इन्होंने गज़ब भी ढाना है और तबाही भी मचानी है, ना मेरे हाथ से इन्होंने कोई टॉफी खानी है, ना इन्होंने मेरी कोई बात सुनी है। जी आप आज कुछ नहीं होने वाला, बस आज मैं और तौसीक साहब बिल्कुल आप एक्सक्लूसिव बात करने वाले हैं। बिल्कुल मुझे एक बताएं कि हम ना मुस्तफ़ा यहाँ पे तबाहियाँ ढाते रहते हैं, जब वो आते भी हैं ना एक तूफ़ान की तरह आते हैं और तूफ़ान की तरह यहाँ आते हैं। मेरा मेकअप 5 मिनट में हो जाता है, इनका मेकअप आधे घंटे तक चलता रहता है, हम भी आज तक पूरा ख़ानदान नहीं समझ सके कि ये किस पे गया है।
किस पे गए? ये हमें नहीं पता कि ये किस पे गया है, कि ये जो तबाहियां हैं और ये जो ये बच्चा चेंज तो नहीं हो गया था झूले में? अब मुझे यकीन है ये असल में ये चेंजिंग हुई है, ये बाकायदा ये चेंजिंग है, क्योंकि जिस तरह का मुझे कनेक्ट नजर आ रहा है मुझे खुद बड़ी डिस्प्लेसमेंट की फीलिंग हो रही है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो इसकी तफ्तीश तो मैं करके रहूँगा, मगर हाँ ये बिल्कुल सच बात है। मगर मुझे लगता है कि मैंने अपनी फैमिली में सबका जो एक एक्सट्रीम है उसको अडेप्ट किया है। दिस इज व्हाट आई थिंक, क्योंकि एक पैशनेट एक्सट्रीम सब में है और मेरे अंदर सबका वही आ गया है। ही इज माशाल्लाह वेरी मच क्रिएटिव, और ये भी कि इजीली हम लोग कहना पड़ रहा है, मुझे बोल रहे हैं कि ऐसा बोलो। बिल्कुल मैं समझ आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ। जाहिर है आपने नौकरी करनी है, मतलब अब लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। थोड़ा सा तो झूठ चलता है, बिल्कुल। और वो भी आपकी फैमिली के दोनों बैठे हैं तो मुझे तो बोलना डोमिनेंट होगी ना थोड़ी सी, मैं चलो मैं थोड़े झूठ पहले बोल दिए, अब थोड़े झूठ मैं इधर भी बोल। मैं वैसे जानना चाह रही थी कि जब ये छोटे थे तो कितना ज्यादा तबाहियां और ढाई इन्होंने, कुछ याद है आपको इनकी शरारतें? अच्छा, मैं आपको वैसे मजे की बात बताऊं, मुस्तफ़ा वाज जो मुस्तफ़ा का मैं आपको बचपन बताऊं, ये इतना टॉकेटिव नहीं था। अच्छा। इसने एक एज के बाद बहुत ज्यादा बोलना शुरू किया। और कुछ बच्चे होते हैं ना जो वैसे ही पहले मामा बाबा टॉफी पानी ये वो जो बोल लेट बच्चे नहीं बोलते, जो मुस्तफ़ा उन बच्चों में से बिल्कुल ये नहीं होता कि पटर 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 पटर, जैसा इसकी बहन जो है बड़ी, वो बिल्कुल उसी तरह है जनाब, बातूनी, और वो पता लगता है हमारे ख़ानदान की। ये बहुत लेट मुस्तफ़ा, ये वाला मुस्तफ़ा जो है बहुत लेट डिस्कवर हुआ है अंदर से, और रोता बहुत ज़्यादा था बचपन में। अभी भी ऐसे करता है सेट पे मुझे बहुत मतलब इसने अपने माँ बाप को बहुत जगाया है रातों को। तो वो जो नहीं होते बच्चे जो हर वक्त टां टां रो रहे होते हैं, मुस्तफ़ा रो रहा होता था। ये जो प्लेजेंट हंसी मजाक हंसमुख मुस्तफ़ा जिसको आप अब देखते हैं, ये विद टाइम, डू यू एग्री विद दिस? आई कंप्लीटली, है ना? ये वक्त के बाद कुछ कहानी आई है। वो हमारे खानदान की जीन्स इसके अंदर कहीं स्लीपिंग मोड में थी, वो अचानक एकदम से वो 100 पे चली गई है, तो वो तबाही वाला जो आंसर है ना वो वहां से निकला। ये सवाल मुझे जब से मेरे दिल में था कि आप आएंगे और मैं पूछूंगी इस किस्म के सवाल के क्या है, ये कौन है ये। मुझे अंदाजा हो रहा है कि हमारे घर में जो मुस्तफ़ा के साथ हमारे जो दुखड़े हैं, वर्क प्लेस पे भी यही दुखड़े हैं। हाँ, मैं देखें ये मुझे खुशी हो रही है वैसे कि इस दुख में हम अकेले नहीं हैं। कभी तो आप हमारे बराबर के शरीक हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये यहाँ तशरीफ लाते हैं, उसके बाद ये जाते हैं कपड़े खरीदते हैं शो के लिए, फिर वापस आते हैं, मेकअप होता है, फिर शो किया जाता है। अब आप देखें कि इतनी मुझे मोहब्बत है शो के साथ, सेट के साथ, कि मैं उसी वक्त नहीं, इससे मुझे ज्यादा अंदाजा हो रहा है कि इन सब में कितनी बर्दाश्त है कि तुम्हें अभी तक। ये आपने सही बात कही। बस ये देखिए, ये मोहब्बतों का सिलसिला है। अब ये अपनी बर्दाश्त मोहब्बत में बर्दाश्त तो आ जाता है। देखिए, अब इनकी खाला और पप्पो आए किसी दिन, तो मैं भी जरा अपने दुखड़े सामने रखूं, मैंने भी जमा करता जा रहा हूं। मैंने लाने नहीं है किसी को। तो ये बहरहाल एक एटीवी लाउंज के साथ साथ मुस्तफ़ा और सोनिया के दुखड़े भी ये शो बनता जा रहा है। हमारे जो भी गेस्ट आता है, अफसोस के साथ हमारी उनसे गुफ्तगू हटके हमारी खुद पे चली जाती है। ये दिस इज ये हमारे बड़ी मजेदार यूनिक चीज है। ज़ाहिर है दोनों एक ऊपर तले के एक ही दिन के क्लास फेलोज साथ बैठे हो, तो ऐसे ही होता है, होना भी चाहिए। पता नहीं समहाउ मतलब हमारी जो मुलाकात हुई है ना वो सेट पे ही हुई है, ऐसा नहीं कि हमको पहले से जानते हो। मतलब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आई थिंक ये हमारी बातचीत थी, दैट्स इट। लेकिन आप दोनों की एनर्जी और आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार है, बहुत मैच किया हुआ है। एज को एंकर्स इक्वल स्पेस भी आप दूसरे को दे रहे हैं, एक दूसरे की विट को एंजॉय कर रहे हैं। जो है वो आई एम रियली एंजॉयिंग दैट। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल आपकी ज़िंदगी जो है जी जानिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे तो पता है, मैं चाहता हूँ कि लोग जाने। तो उसमें यह है कि आप डिफरेंट स्टाइल्स भी बनाते रहते हैं। अभी आपने बालों को भी थोड़ा कलर किया हुआ है, स्पंक जो है। तो अच्छा, ये फैशन और स्टाइल की तरफ, क्योंकि पहले जब मैं छोटा था सोनिया, तो मैं इनके शोज देखा करता था, बड़े संजीदा, अभी भी माशाल्लाह बड़े संजीदा है, मगर तब एक अलग स्टाइल था इनका। बाल भी थोड़े लंबे थे, हल्के से रफ भी होते थे। मगर अब ये जो एक बिल्कुल चेंज है, तो ये स्टाइल आपका कोई स्टाइल गुरु है जिससे आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, या आप खुद उस वक्त वो चीज़ इन थी, उस वक्त वो हेयर स्टाइल्स इन थे, उस वक्त उस तरह के कपड़े इन थे। आई थिंक शौक मुझे, आई डोंट नो, मैं मुड़ के देखता हूँ तो आई थिंक यस, जूतों का शौक या अच्छा पहनने का शौक, जो कमाया कपड़ों जूतों पे लगाने वाला जो होता है ना शौक,
वो था वैसे शुरू। ये सॉक्स की कहानी, क्योंकि ये बड़े पाकिस्तान में मशहूर हो चुकी है कि भाई रंग बिरंगे सॉक्स जो हैं वो यहीं से ये ट्रेंड सेट हुआ है। तो ये क्या है, ये जो एक और बाकायदा इसकी एक साइंस है। अगर आप इनके साथ बैठे हैं अकेले में तो ये आपको पता चलता है कि आपने किस तरह की शर्ट के साथ। नहीं, मैं अपने सॉक्स मेरी ये बहुत प्राइवेट चीजें हैं, मैं किसी को नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। मगर ये देखें, ये नेशनल टेलीविजन है, नेशनल टेलीविजन पे मेरे से इस तरह के सवाल ना करें। नहीं देखिए, उनको देखिए किस तरह से माशाल्लाह ड्रेस्ड अप होके आए, और आप देखें ना, तभी तो वो हमारे गेस्ट हैं और मैं होस्ट हूं, उनके बारे में बात कर। ओ मेरा ये मतलब नहीं, मैं कह रही हूँ ड्रेसिंग सेंस के हवाले से कि वो देखें किस तरह से। और अभी उन्होंने कुछ देर पहले कहा कि जब वो 10 साल बाद आए इंडस्ट्री के अंदर तो उन्होंने अपने आप के अंदर बहुत सारी चेंजेस एफर्ट्स डाली और कुछ शौक भी था। सो प्रोबेबली यही रीजन है जो आप अभी माशाल्लाह से बिल्कुल ये हैप्पी सॉक्स इनको कहते हैं। हैप्पी सॉक्स अच्छा, कि इनके हैप्पी कलर्स होते हैं। और सॉक्स को एज अ डोमिनेंट एक्सेसरी आपकी वार्डरोब के अंदर यूज किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। वरना सूट वूट कपड़े पहनूंगा, जराबा तो कुछ भी कोई भी पाला के, मतलब सॉक्स जो है वो हमारी वार्डरोब में यूजुअली वो आइटम होता है कि जो बस निकलते हुए जो सामने आई पहन ली। एग्जैक्टली। सो मैंने सॉक्स को एक मेन वार्डरोब की अहमियत दी है, उसको आपकी वार्डरोब की फैमिली का एक अहम रुकन जाना है और गर्दाना है। और अब तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेरे दोस्त जो है वो मेरी सालगिरह पे या वैसे कोई बाहर गया आया, कोई गिफ्ट देना हो तो वो मुझे सॉक्स गिफ्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि, और कई बार नहीं बल्कि अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि वो सॉक्स पहले आती है, उसके मुताबिकत से फिर शर्ट या पॉकेट स्क्वायर या जो है वो फिर रिवर्स में चलता है। उम्मूमन रिवर्स होता है कि अच्छा ये जैकेट है, ये शर्ट है, ट्राउजर है, ये वो है, और ये उसके साथ सॉक्स होंगे और ये शूज होंगे, या ये शूज होंगे और ये सॉक्स होंगी, तो वो रिवर्स में भी चलता है। आई थिंक लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई शुरू में नहीं कहा कि मैं अब नया शो शुरू कर रहा हूँ, मैं सॉक्स पहना करूंगा और सॉक्स जो है वो मशहूर हो जाएंगे। इट जस्ट हैपेंस। मैंने अपने आप को रीइन्वेंट किया, अपनी स्टाइलिंग और ये वो बाल या जो भी आप कह लें, वो क्लिक कर गई। और मेरा ख्याल नहीं था कि एक 50 साल का बाबा जो है उसकी स्टाइलिंग और उसके लिबास को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे और मुझे तस्वीरें खींच के भेजेंगे कि तौसीक भाई ये लास्ट वीक आपने शो में ये पहना था और ये देखिए मैंने अब ये उसको इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया है अपने उसमें। तो आई थिंक इट्स अ गुड फीलिंग कि आपसे अगली नस्ल, बल्कि अब तो उससे भी अगली नस्ल जो है वो आपकी स्टाइलिंग को फॉलो करे, विच आई एम हैप्पी, बट इट वाज नॉट एट ऑल इंटेंशनल, इट वाज नॉट प्लान्ड। मैं तो अपने लिए ड्रेसअप होता हूँ, मैं तो अपने लिए कपड़े अच्छे पहनने की कोशिश करता हूँ, लोग उसको फॉलो करते हैं या सॉक्स मशहूर हो गई तो ये आपने एक ट्रेंड सेट लोगों की मोहब्बत है, बट कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था। नो प्लान्स। और मुझे लगता है जब प्लान नहीं होता तभी चीज़ जो है वो क्लिक भी कर जाती है और ऐसा ही होता है। वेल ये बताइएगा कि ये हैप्पी सॉक्स के साथ हैप्पी मूड रखने के लिए कोई हैप्पी सॉन्ग भी सुनते हैं? जी आप सुनाइए। मुझे पता है आप सोनिया को कहेंगे कि गाना सुनाएं, लेकिन वो हर शो में मुझे पता है सुनाती हैं, लेकिन बाद में एडिट हो जाता है, वो आप बोलते दिखा नहीं सकते, नहीं करते। हाँ वो दिखा नहीं सकते, वो फिर एडिट आउट हो जाता है। लेकिन आज मेरा ख्याल है कोई ऐसा आप सुनाइए जो कि आई प्रॉमिस, क्योंकि इस शो के जो दोनों प्रोड्यूसर्स हैं दोनों मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, बिल्कुल एडिट नहीं होगा ये, तो आज एडिट नहीं होगा। नहीं मेरा मतलब हमारा था पूछना कि आप गाने की बात पे हमारे पे आ गई, इन्होंने कोरस बना लिया एकदम से, इंडिविजुअल सिंगिंग से ये बैंड बना दिया इन्होंने। नहीं मैं ये पूछना, असल में ये पूछना चाह रहे थे कि आप कहीं जो कहना चाह रही आप का मैं ये बस यही करते हैं, मेरे इसमें जंप इन करते रहते हैं, कूदते रहते हैं। गाना सुनाइए बस सुनाएं आज। नहीं मैं तो सुना दूंगी, मैं दो बातें कहना चाह रही थी, आप अचानक से बातों पर ले आए। मैं गाना सुनाऊं? जी आप सुना दें। आप भी गाने के पीछे। हाँ आज हम आपकी जो मधुर आवाज है उसमें कुछ सुनना। अब मेरा ख्याल था कि मैं आऊंगा और एज अ गेस्ट में इतनी सी तो मेरी ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। आई थिंक दिस शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। जी ओके मुस्तफा अब आप खामोश हो ताकि तबाही वाला बदला ले रहे हैं मुझसे। आई गेस सो है ना जी। सो आप सबके लिए सोनिया। सीरियसली? हाँ जी। अच्छा चलो सुना रहे थे, आपने कहा है तो मैं जरूर सुनाऊंगी। पाकिस्तानी नाज़िया हसन is one of my favorites। बिल्कुल। कोरियन में मैं अच्छा तो नहीं गाती, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत कोरियन में आपको बाद में सुनाऊंगी मेकअप रूम में। कोरियन में खरी खरी सुनाऊंगी। एग्जैक्टली। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे,
मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा था। मुझे नहीं मालूम कि क्यों काट देते हैं हर शो में आपका गाना, आज नहीं काटेंगे। आई एम 100% श्योर। अहमद नहीं, ओके? नो, बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे हम, बिल्कुल हरगिज नहीं होने देंगे। वेल मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये तो खैर वेरी वेल डन सोनिया, आपका भी कोई पसंदीदा गाना हो जो हम लोगों को भी सुना सकें, लोगों से शेयर कर सकें, एनी सॉन्ग आपको? आई वुड से व्हाई नॉट नाजिया हसन लेके आगे चलते हैं। दिल की लगी सुना दें, या उनका एक गाना जो मेरी बड़ी छेड़ इन द सेंस कि मैं जब एफएम पे शो किया करता था बहुत पहले, आप लोगों की पैदाइश से पहले की बात है या उसके आगे पीछे की बात है, 1993, 94, 95 में उनका एक गाना था कैमरा कैमरा, और बहुत खूबसूरत गाना है वो। अब नहीं मालूम कि उसका वीडियो आपको मिल सकता है कि नहीं, अगर मिल जाए तो वो सुनवा दीजिए, वरना नाजिया का कोई भी नाजिया हसन का गाना हम आपके लिए सुना रहे हैं और उसको सुन के फौरन से वापस आ रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी बातें करनी है। और ये जो कैमरा की कहानी है सोनिया, ठीक है, कैमरा सोनिया को क्यों पसंद है और ये जो सेल्फी बनाती हैं, क्या बनाती हैं, उस पर तो बाद में बात होगी, मगर तौसीक हैदर साहब जो हैं उनकी कैमरा से क्या स्टोरी है, इसके बारे में बात होगी, मगर आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हम सब जो है ना वो लगे हुए। मुस्तफ़ा की तो घर की बात है, लेकिन मुझे लग रहा है मेरी भी अब घर की ही बात हो गई है। हम सब घर वाले हो चुके हैं, सब घर वाले हो चुके हैं। ऐसे लग रहा है कि हम अपने लाउंज में बैठे हैं और गपशप लगा रहे हैं और साथ में परेशान हो हम ये टॉफी भी खा रहे हैं। मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ क्योंकि मुझे बड़ी घबराहट हो रही होती है। और हमने नाजिया हसन का बड़ा मजेदार गाना सुना, और उससे पहले आपने भी इतना अच्छा गाना गाया था। बहुत शुक्रिया नवाजिश। वैसे मैं जानना चाहूंगी कि म्यूजिक से कितना लगाव है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा खासा लगाव होगा म्यूजिक से, समहाउ फीलिंग आती है मुझे। जी बिल्कुल, अच्छा सुनने वाले भी माशरे में होने चाहिए, तो sarcastic हंसी, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे घर में तो इसी बात की तरबियत दी गई है कि भाई सुनना भी सुर में बड़ा ज़रूरी है। तो आई थिंक मैं विद ईयर्स मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरह की मौसीकी सुनता चला आया हूँ। हमारे घर में बहुत अच्छी क्लासिकल म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, गज़ल, मेरे वालिद मुस्तफ़ा के नाना ख़ुद एक शायर थे, एक लिखारी थे, तो ज़ाहिर है शेर व अदब से लगाओ, फ़नून लतीफ़ा से लगाओ। मुस्तफ़ा के बड़े मामू जो हैं बहुत अच्छे म्यूज़िशन हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो हमारे घर में वो म्यूज़िक खेला जाता रहा। तो यस, अच्छी म्यूज़िक चाहे किसी भी ज़बान में हो वो कानों को भली लगती है। आजकल मुझे ये ओरिएंटल, मतलब ईरानियन, तुर्कमेनिस्तानी म्यूज़िक, पुराना फोक मुझे आजकल बड़ा पसंद आ रहा है, बड़ा सूदिंग वो है। लेकिन साथ ही साथ एट द सेम टाइम आजकल मैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक का आशिक हूँ, EDM जिसे आप कहते हैं। सो ट्रांस इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक जो है, ट्रेंडी म्यूज़िक जो आजकल की जनरेशन का म्यूज़िक, या उसको आजकल की जनरेशन तो खैर अब बिल्कुल ही हिप हॉप की तरफ चली गई है, हिप हॉप रैप की तरफ। वो मेरा टेस्ट अभी तक डेवलप नहीं हुआ। हिप हॉप रैप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, वेस्ट में तो खैर है ही है। उसके लिए रैप हिप हॉप के लिए मेरा अभी तक मेरा म्यूज़िकल टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। देखिए गलती हम पता क्या करते हैं, अब मुझे अगर हिप हॉप रैप पसंद नहीं है तो मैं कहूँगा हिप हॉप रैप बुरा है। अगर मुझे गज़ल बोरिंग लगती है तो मैं कहता हूँ गज़ल बुरी है। आपकी समातें उसके साथ इंट्यून्ड नहीं है। म्यूजिक वो भी अच्छा है जिसकी समातें, जिसके कान उसके साथ इंट्यून्ड हो गए, उसके लिए वो बहुत अच्छा म्यूजिक है। तो म्यूजिक बुरा नहीं होता, आपकी सुनने की ट्यूनिंग जो है वो उस म्यूजिक से हो जानी चाहिए। अब कुछ लोगों को इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बहुत ही शोर लगता है, वो कहते हैं अरे क्या, ये कौन सा म्यूजिक, ये कैसा म्यूजिक है जिसके अंदर लिरिक्स ही नहीं है, मतलब बिना शायरी के जो मौसीकी है। कुछ लोग तो कहते हैं अरे ये क्या, मतलब तक शेर ना हो, वो यू नो सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते, मतलब जब तक ये शेर ना हो, फिर मैडम की आवाज़ और फिर मौसीकी।
मैंने एक नई चीज़ डिस्कवर की है और मैं इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बहुत इन्वॉल्व हूँ आजकल, जो बिना लिरिक्स के म्यूजिक जो है which is great. So it's a matter of in-tuning your listening tastes with any genre of music that you like. That's so true. और मैं जानना चाहता हूँ कि इसके साथ में आपने, क्योंकि काफ़ी कुछ तो पता ही होता है मगर जिस ये बताती रहती हैं, याद दिलाती रहती है कि घर की बात है, तो ये कैमरा व्हाट इज़ दिस स्टोरी? आपने कहा कि आई वाज वेरी पॉपुलर विद दैट सॉन्ग। नहीं, वो इस तरह से कि मैंने जब 93-94 में FM जब पाकिस्तान में FM आया और मैंने FM करना शुरू किया, तो वो जो मेरा शो होता था सुबह 7:30 से 9:30, 2 घंटे, आप सोचिए पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक शो होता था सुबह 7:30 से 9:30, और वो भी 3 शहरों में, इस्लामाबाद से हम करते थे, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। तो उसमें जो पॉपुलैरिटी गाना मैं बहुत ज़्यादा इसको प्ले किया करता था। हाँ। जो रेडियो पाकिस्तान का FM चैनल था, फिर बाद में FM 100 आ गया, तो मैंने उस पर शाम का ड्राइव टाइम किया, उसमें भी तो वो कैमरा नाज़िया हसन का कैमरा वो हो गया था कि बस ये तौसीक हैदर ने ये गाना हर दिन 2 दिन बाद ज़रूर लगाना है, और ये क्या चक्कर है और किस तरह। सो गुड ओल्ड टाइम्स। तो इसलिए जब आज जिन्होंने नाज़िया का जिक्र किया तो व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सोनिया कि एक सफ़र था जिसमें मैं और तौसीक हैदर साहब जो है साथ में थे, कमिंग फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, और पूरा रास्ता, क्योंकि गानों की बात हो रही थी, कि पूरा रास्ता हमने बात नहीं की, हम सिर्फ गाने गाते हुए आए, लिटरली द होल जर्नी वन आफ्टर अनदर हमने सिर्फ गाना गाया। और इंतहा उस सफ़र की ये थी कि उस सफ़र में मेरे वालिद भी हमारे साथ थे, और मैं ये फ्रंट सीट पे थे, मेरे वालिद बैक सीट पे थे, तो वो पहले सो रहे थे। फिर एक वक्त के बाद हम दोनों को एक थर्ड आवाज़ भी आना शुरू हो गई, तो अब वो भी हमारे साथ एज अ म्यूजिकल बैंड ज्वाइन कर चुके थे, तो हम तीनों ने रास्ते में। मैं ये बात इसलिए समझ सकती हूँ कि जब हम लोग यहाँ बैठते हैं और हमारी कैमरा में सेटिंग और हमारा टॉक बैक लग रहा होता है, तो हम यहाँ गाने गा रहे होते हैं। आपने ये सुना है? मैं कहती हूँ हाँ ये ऐसे, हाँ हम भी यही कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरा भी लगाव है म्यूजिक से काफ़ी ज़्यादा। और मुझसे आप तो खैर प्रॉपर अच्छा गाती हैं। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं गाती। मैं वो लोग होते हैं ना, वॉशरूम सिंगर होते हैं, बाथरूम सिंगर, मैं किचन सिंगर हूँ। मैं किचन में जब मैं कुछ बना रही होती हूँ तो वैसे ही बस गा रही होती हूँ। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा खाना भी बनाती हूँ, आपको किसी वक्त खिलाऊंगी भी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे म्यूज़िक, जहाँ जैसे आपने कहा कि आपके कानों से वो ट्यूनिंग होनी जो है उसकी बड़ी ज़रूरी है, मुझे समहाउ ऐसा लगता है तौसीक साहब कि जो म्यूज़िक है ना वो इंसान का मूड के उतार चढ़ाव का भी सबब है। अच्छा, मेरे साथ ये होता है जब कभी मैं जितना डाउन होती हूँ मैं उतने ही ढिंचिक सॉन्ग्स लगाती हूँ, ताकि वो अब मुझे मेरे मूड को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। और मैंने ये देखा है कि लोग जितने सैड होते हैं, रज़िया ने धोखा दे दिया, अली वक्त पे नहीं आया, तो वो फ़ौरन से सैड सॉन्ग्स प्ले कर देते हैं हमारे यहाँ। FM पे जाती है रिक्वेस्ट, आपको तो बड़े अच्छे से अंदाजा होगा कि सर वो नहीं आई है, ये वाला गाना सुना दीजिए। ऐसा ही है। मुझे लगता है कि मूड के ऊपर हमारे गाने बड़े असरअंदाज होते हैं, और स्पेशली जो रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं। सो आप जब आरजे थे तो आपके पास ऐसी रिक्वेस्ट आती थी कि आज ये हो गया है, कोई अपनी लव स्टोरीज शेयर करता हो आपके साथ, और उसके बाद कहता हो कि उनके लिए ये गाना प्ले कर दिया जाए प्लीज़? एब्सोल्युटली आती थी। देखें, इस दौर से हर कोई गुजरता है, और ये मोहब्बत वो वक़ुआ है, ये वो हादसा है जो होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ये कहता है कि मेरी उम्र इतनी हो गई और या मैंने ज़िंदगी भर मुझे उस तरह से इश्क और मोहब्बत और वो नहीं होना, बहुत अनफॉर्चुनेट शख्स है वो जिसने FM पे कॉल करके अपनी मर्जी के गाने, चलो कॉल ना किया लेकिन कम अज़ कम उसका ये दिल ना किया हो कि मैं इस वक्त या तो मुझे अपने महबूब की इतनी त्रोटक हो रही है, मेरा नशा टूट रहा है अपने महबूब से मिलने का, तो मैं ये गाना सुनूं, या वो त्रोटक यानी ब्रेकअप की सूरत में टुटैया हो चुका है तो मेरा ये गाना सुनने का दिल कर रहा है। सो आई थिंक ये दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, और इसको इस फेज को उसी तरह से मेरे पास भी बहुत कहानियां हैं, जाहिर है लोग कॉल किया करते थे। और मैं आपको सोनिया कोई बात, मेरा भी सवाल इमरजेंसी लॉक हो गई है ख़वातीन और हज़रात, सोनिया सवाल करना चाहती हैं, पूछिए सोनिया। जब मैंने कहा घर की बात है, अपने सवाल घर जाके पूछिएगा। चलिए आज इसको एक की इजाजत है, अभी सोच ले कोई एक सवाल। तो से बैठ के सोचता हूँ सोनिया, आप टॉफी खाएं, जितने आपने सवाल लिखे हैं आप सोच लें और पूछ लें।
आप टॉफीज खाएं बैठ के, ये अंडे आपके लिए रखे। ये अंडे जो हैं ये मैं आपके साथ बाद में तोड़ूंगा क्योंकि आपको एग तो आप खा चुकी हैं, तो ये अंडे खाने बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ टॉफी पे नजर रखें आप लोग भी। अभी आपने मोहब्बत का जिक्र किया, इश्क का जिक्र किया। नहीं, आपने जिक्र किया था, मैंने जवाब दिया। नहीं, आपने से पहले भी मोहब्बतों का जिक्र किया था। वो मुस्तफा ने किया था और मैंने जवाब दिया। मतलब इतनी मोहब्बतें हो रही हैं और सारा कुछ चल रहा है। ये जो मोहब्बत और इश्क है ना, ये मेरी समझ में नहीं आता, ये इश्क क्या है और ये मोहब्बत क्या है? थोड़ा सा सुनने वालों को थोड़ा सा बताइए ना, मैं भी थोड़ा सा सुनना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि मोहब्बत क्या है, मोहब्बत और इश्क में डिफरेंस क्या है? अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है जी? नहीं, देखिए, डिफरेंट स्टेजेस है, डिफरेंट देखने का अंदाज है, वरना दिल लगी भी एक चीज होती है। शायद आपने कभी सुना हो ये लफ्ज़, दिल लगी। लेकिन ये लफ्ज़ बड़ा कम सुनाई देता है। एग्जैक्टली, दिल लगी, कुछ लोग इसको 3 स्टेजेस भी कहते हैं। दिल लगी हो जाती है, वो मोहब्बत में बदल जाती है, और इश्क पे जाके ख़त्म होती है। तो अपने आप को फना करना, आई थिंक वो है महराज मोहब्बत की, इश्क की, कि बस मैं ना ही बस तू, यू नो, मैं कौन, तू ही है, तू ही तू है मेरे अंदर भी। फिर आप उसको डिफरेंट लेवल्स पे ले जाएं, आप उसको रब की ज़ात से इश्क कह लें, आप उसको अपने काम से इश्क कह लें, आप उसको अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड वाला इश्क कर लें। जो अमूमन इस तरह की गुफ्तगू में लोग जो है ना बिल्कुल डिफेंसिव हो के कहते हैं नहीं मोहब्बत तो माँ से भी होती है। और भाई कौन कह रहे हैं माँ से मोहब्बत नहीं होती? बस अल्लाह का वास्ता, जिस मोहब्बत की बात हो रही है उस पे आओ। वो एकदम से ना डिफेंसिव हो जाते हैं टॉक शोज में बैठ के। सो वो मोहब्बत अपनी जगह है। आपको अपनी बिल्ली से भी मोहब्बत होती है, आपको अपने काम से। आई एम इन लव विद माई वर्क। मुझे इश्क है माइक्रोफोन से। कैमरा तो मैं नहीं कहूँगा, कैमरा के साथ तो मैं फ्लर्ट करता हूँ, माइक्रोफोन से मुझे इश्क है। तो उसमें लेकिन ऑब्वियसली वो लड़की लड़का वाली मोहब्बत, इश्क, वो भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, वो भी होना चाहिए। हमें भी हुआ, आपको भी हुआ, आपको भी हुआ, सबको होता है। उसमें ना कोई छुपाने की बात है, ना ही उसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात है। तो फ़ौरन मोहब्बत और इश्क के जवाब में अम्मी अब्बू को ले आना, और अल्लाह से मैंने इश्क, अल्लाह से मुझे इश्क है और मोहब्बत है। भाई वो तो है जिसने आपको पैदा किया, उससे आपको मोहब्बत नहीं होगी। माँ से इसलिए मोहब्बत होती है ना कि उसने आपको पैदा किया होता। तो वो जो 70 माओ जितना प्यार करता है उससे नहीं होगी, तो उस पर तो बात ही नहीं हो रही। तो इस पे लोग, मैं देखा, जरा डिफेंसिव हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ, और उसको ओन भी करना चाहिए, और उसको। और मैं इसी पे कहना चाहता हूँ सोनिया कि अगर आप मुझे इजाज़त दे दें आप प्लीज़, तो तौसीक साहब जो हैं वो बहुत अच्छी रिलेशनशिप एडवाइस भी देते हैं। तो अगर आपको कभी इनके रेडियो, मैंने बहुत ली है, और अगर आपको कभी अब रेडियो चैनल पे तो आप कॉल करने से रही या मैसेज करने से रही, तो आप बिल्कुल इनसे हमेशा मशवरा कर सकते हैं अगर आप लोग इन तक पहुंच सकें। वेल, उसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आप अपने जो काम है उससे मोहब्बत करते हैं और नज़र भी आता है और कैमरे से फ्लर्ट करते हैं। मुझे बड़ी मज़ेदार लगी ये बात। तो ये जो मोहब्बत है आपके काम से, कभी कभी ऐसा लगता है आपको देख के कि हर इंसान, हर शख्सियत को देख के लगता है कि अगर ये कोई ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड में होता या कोई और काम या प्रोफेशन में होता तो ये कैसा होता, इसका आओ भाव कैसा होता है, इसका चाल ढाल कैसी होती। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं, मगर आपको देख के ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने कभी खुद इसके बारे में सोचा कि शायद अगर मैं इस प्रोफेशन में ना होता, एक पॉपुलर पर्सनैलिटी आप माशाल्लाह से हैं, मगर अगर आप समझे कि ना होती, आपने काम ही नहीं किया होता, तो कोई और प्रोफेशन कभी दिमाग में आया, अगर कभी सोचा भी? आई थिंक ये वो प्रोफेशन है जो मैं अपनी रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट में एक दफ़ा पहले भी आई डोंट नो किसके शो में बैठ के बात कर चुका हूँ कि जो मेरा पोस्ट रिटायरमेंट प्लान है, वैसे तो टीवी आर्टिस्ट की उस तरह से रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती, वो भी जब तक हिम्मत होगी, जब तक दिल होगा। 40 साल की उम्र में मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी। सॉरी, हाँ, अराउंड 40 की, पूरा मैं 40 का हो रहा था और मैंने छोड़ दिया था। तो 40 to 50 या 48 तक कितना पीक टाइम होता है ना आपका। 40s में आप मंझ चुके होते हैं, इंडस्ट्री हमारी बूम कर रही थी, हर प्राइवेट चैनल को मेरे जैसे लोग चाहिए थे, लेकिन मैं टीवी स्टेशन में एंटर नहीं हुआ, क्योंकि मेरी इस वक्त ज़िंदगी की और प्रायोरिटीज़ थी। मैं अपने आप को एक और तरह से डिस्कवर कर रहा था। 40 के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, और उसमें मेरे लिए टीवी रेडियो बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं था। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि रिटायरमेंट, उस तरह वाली रिटायरमेंट नहीं कि मैं टीवी शो छोड़ दूं, लेकिन एक रिटायरमेंट एज का प्लान जो मेरा है ना, वो शायद वो प्रोफेशन है मुस्तफ़ा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा। और आई थिंक कि मेरा ये ख्याल है कि वो काम है जो मैं बहुत शौक से करूंगा और बहुत अच्छा करूंगा।
और वो है कि मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना चाहता हूँ। अच्छा। 5 साल से लेके 10 साल तक के जो बच्चे हैं मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ। Wonderful. और यही मैं करूँगा, यही मेरा रिटायरमेंट प्लान है। Somehow मैं यही कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि आपका जो बच्चों से और जो जानवरों से लगाव है, तो मुझे लग रहा था आप कुछ इसी मुझे गुलाब जामुन भी बड़े पसंद है, तो मैं गुलाब जामुन बनाने का हलवाई भी बन सकता हूँ वैसे, जितना मुझे स्वीट शॉप खोले। अच्छा, ये सोनिया को पहली इंट्यूशन आ जाती है। देखिए आप कुछ बोलते नहीं है, आप ये भी नोटिस करते जाएं कि ये जो एक एसोसिएशन बनती जा रही, इसको भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको पहले पता चल गया था? नहीं, मुझे क्योंकि आप जिस तरह बात कर रहे थे ना शुरू से, और जितना मैंने अब तक रिसर्च की है, तो जो लगाव आपका बच्चों से और मैंने जानवरों से भी आपका बहुत लगाव है। तो आप उस स्कूल में एडमिशन लेंगे जिधर ये पढ़ा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जरूर, मैं वहाँ आया बनूंगी। भाई हमने पूरा स्कूल सेटअप कर दिया। ये जो क्लासरूम साफ करने वाले वो भी दस्तयाब है। अपनी और मेरी भी वहाँ पे फ्यूचर और रिटायरमेंट प्लानिंग चल रही है। कर देखें वहाँ कुछ सफाई वाला भी तो चाहिए होगा ना, छोटे छोटे बच्चे। मैंने तो कह दिया मैं आया हूँ, तो सफाई वाले की भी बस सब हमारी टेंशन खत्म हो चुकी है, अब बच्चों का आना बाकी है, बच्चे हमें ढूंढने पड़ेंगे। मगर ये बड़ी मजेदार आपने बात की, क्योंकि अक्सर हम लोग ये सुनने में आता है कि भाई मैं रिटायरमेंट के बाद मैं यूं करना चाहता हूँ, आई वांट टू गो अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि आप वो सब चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं और एंजॉय शायद ये वजह भी है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो जो बिल्कुल उसके बरक्स है कि आप एक एक प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब आप बात कर रहे थे रिगार्डिंग चिल्ड्रन, तो मुझे ऐसा फीलिंग भी आ रही थी कि यू कैन बी अ वेरी गुड ट्यूटर टू लॉट ऑफ यंग चिल्ड्रन, जो स्पेशली ग्रोइंग जनरेशन है, जिनका इतना कनेक्ट नहीं रहा अपने पेरेंट्स के साथ। और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ने जहाँ पर एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया, वहाँ ये भी किया है कि हर बंदे की अपनी प्राइवेट स्पेस बना दी है, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, चाहे वो 12 साल का बच्चा हो। तो उसके अंदर एक इस तरह के इंसान का जो आपको आपकी टेंशन एक्चुअली ग्रैब कर सके। सो आई थिंक दैट वुड बी अ ब्यूटीफुल सर्विस एज वेल। तो इस तरह से ख्यालात जो हैं बड़े मजेदार होते हैं। वैसे उन्होंने तो अपना प्लान बना लिया है, फ्यूचर प्लान, लेकिन मुझे आपका भी फ्यूचर प्लान जो है वो समझ आ गया है। तो सोनिया जो है ना मेरी जिंदगी में ये ना शेफ बनने वाले हैं, मैं आपको बता रही, ये शेफ, क्योंकि जो ये कहेंगे मैं बन जाऊंगा, अभी मेरी सूरत हाल ये क्योंकि हमारा जब भी एक सेगमेंट होता है वो कहते हैं मेरा जो फ्यूचर प्लान है वो यही है। तो मैं आपके साथ साथ बता रही हूँ कि इनका जो फ्यूचर प्लान है ये खाना पकाने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो शेफ साहब हैं, शेफ तौकीर साहब, वो बड़े मज़ेदार खाने बनाते हैं। और जब खाना बनाते हैं यहाँ से ये शुरू हो जाते हैं कि मैं भी सीखूंगा, मैं भी जाऊंगा। इसलिए जैसे इन्होंने आपसे सवाल किया, मैंने कहा मुझे आपका तो पता ही है। नहीं कहा मैं सीखूंगा, मैं जाऊंगा, मैंने कहा मैं खाऊंगा। नहीं, आपने कहा था मैं सीखूंगा, ये भी कहा था। ईटिंग इट। और हमने एक खाई भी थी चोरी छुप के, हम लोग गए थे चोरी छुपके वी वेंट टू शेफ तौकीर और हमने उनके वहाँ पे अटैक किया। और वहाँ से हमने कौन से खाया हमने कुछ सी फूड खाया था। हाँ, सी फूड खाया, उसका बड़ा खास नाम है। देखिए जिस तरह अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि सुरीला गाने वाला चाहिए, उसी तरह माशरे को सुरीला सुनवैया भी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह सुरीला पकाने वाला भी चाहिए और सुरीला खाने वाला भी चाहिए। बिल्कुल। और क्या फ़ायदा उस अच्छे जायकेदार खुशबूदार शोरबे वाले आलू गोश्त शोरबे वाला बनाओ जिसमें धनिया नज़र आ रहा हो, जिसमें थ्रू एंड थ्रू उस शोरबे के अंदर से पतीले का पैंदा जो है वो नज़र आ रहा हो, वो गाढ़ा मसाले वाला ना हो, वो क्लियर शोरबा हो, उसमें से खुशबू भी आ रही हो और उसमें अच्छे बकरे की बोटियां और आलू मुनासिब साइज का, मुनासिब कटा हुआ, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। क्या फ़ायदा है सबका कि अगर इसको अप्रिशिएट करने वाले खाने वाले लोग ना हो माशरे में। बिल्कुल। और तो आज जो है ना फेवरेट डिश भी है वैसे आलू गोश्त। आलू गोश्त वैसे हमारी नेशनल डिश है आलू गोश्त, जो है मुझे लगता है। आपको फीलिंग आ गई थी कि इनकी फेवरेट डिश है? नहीं, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई, ज्यादा हो गई। पूछ लेता हूं। लेकिन आप अभी इस वक्त जो हम दिखाने वाले हैं वो आलू गोश्त रेसिपी नहीं दिखाने वाले, हम वहाँ पे तिलमिल झींगा दिखाने वाले हैं। शेफ तौकीर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो रेसिपी शेयर करेंगे सी फूड यानी कि प्रॉन्स की, तिलमिल झींगा। सो मेरे ख्याल से हम जाएंगे ब्रेक पे, लेकिन आप देखिए तिलमिल झींगा की रेसिपी और अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। लेते हैं छोटे सा ब्रेक के बाद वापस आइए, इंतज़ार कर रहे हैं हम आपका इस लाउंज में। शुक्रिया सोनिया और मुस्तफ़ा। अब हम वापस आ गए अपने किचन में। यहाँ पर हमने आज की जो रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं, इतनी मज़ेदार रेसिपी हमने बहुत कम शोज़ में बनाई है और ये पहली दफ़ा हम ये जो आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आज ये रेसिपी हम पहली दफ़ा अपने शो में आपके साथ जो है शो कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि एक तो मौसम बड़ा खूबसूरत है और दूसरा ये है कि ये चीज़ जो है ना, ये लोग बहुत इसकी डिमांड है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं तो बारबेक्यू में आजकल इस आइटम की या इस डिश की
आप देखेंगे लोग इसको बहुत खूबसूरत और बड़ी मज़े से इसको ना, वो कहते हैं कि हमने इसको लाजमी, आप हमें ये एज ए एपेटाइज़र भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए डिश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की रेसिपी मेरे साथ एहसान भट्ट हैं और हम दोनों ने मिलकर इस रेसिपी को जो है ना असम्बल करना है। इसमें ये जो इसकी बड़ा खूबसूरत नाम है इसका, तिलमिल झींगा। क्यों भाट साहब? जी सर, तिलमिल। ये तिलमिल क्यों है? तिलमिल झींगा नहीं, क्यों है तिलमिल? तो ये इसके एंड पे हमने इसको तिलों के साथ हमने इसको फिनिश करना है इस रेसिपी को। तो आज की इस रेसिपी के लिए हमने जो है 4, इसको हम बोलते हैं जंबो साइज़, ये जो प्रॉन्स हमने लिए हैं ये जंबो साइज़ हैं। हमने इनको साफ़ किया है, सिरका लगाया आपने इनको साफ़ करने के लिए? जी नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं आपको टिप दे रहा हूँ वो ये है कि इसकी स्मेल जो है, अगर आप शुरू करेंगे तो हल्की सी स्मेल है इसकी, क्योंकि ये समुद्री प्रोडक्ट है। तो इसके ये जो स्मेल है, जैसे हम इसको बारबेक्यू करेंगे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये है कि जब आप इसको खाएंगे तो आप अगर इसको कवर करेंगे तो स्मेल रहेगी। तो इसलिए आपने इसको कवर नहीं करना, फौरी तौर पे आपने इसको बारबेक्यू करने के बाद इसको खाना है। तो हमने 4 पीस लिए हैं जंबो प्रॉन्स के। जंबो प्रॉन्स लेने के बाद हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन के लिए भट्ट साहब हमने जो चीज़ें लेनी है, सबसे पहले लेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक और लहसुन हमेशा हर शो में हम बताते हैं कि इसकी पेस्ट जो है आप बना के घर में रखें। तो सबसे पहले हमने ये ली जी, 1 चम्मच। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो इसमें कोई, ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ है। अगर आपने घर में कोई चीज़ खानी है तो उसमें अपना अदरक और लहसुन, इसको आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये, जैसे आजकल कोविड चल रहा है तो इसमें चंद चीज़ें ऐसी हैं जो हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि इसका इस्तेमाल आपने खाने पकाने में ज़्यादा करना है। उसमें ये अदरक और लहसुन जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। और उसके बाद नमक आपने हस्बे जायका जितना आप इसे इस्तेमाल कर सकें। और उसके बाद ये मिक्स धनिया। अब हमने ये मिक्स मसाला बनाया है, ये आपने घर में बना के इसको रख लेना, जार में रख लें इसको बना के, और जब भी आपका दिल करे इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें जो डाला धनिया डाला जी, सूखा धनिया और वाइट ज़ीरा और अजवाइन। अब इनको हम तीनों को लेके तो हमने इनको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद फिर आप इसको जार में मुंतकिल करें और जब भी आपका दिल करे वहाँ से निकालें और इस्तेमाल कर लें। 1 चम्मच। और उसके बाद चिकन पाउडर ½ चम्मच। उसके बाद ये पहला शो है जिसमें हम लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बहुत कम, अपनी जितनी भी रेसिपीज़ हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम जो है ना लाल मिर्च इस्तेमाल करूं। उसकी कुछ रीज़न हैं, वो बाद में हम करेंगे। मामूली सी इसको टच देने के लिए हल्का से लाल मिर्च और गरम मसाला अच्छी नस्ल का हो, अच्छे पंसारी से लें। और वाइट पेपर पिसी हुई। और ये कलर, क्योंकि ये इस रेसिपी की डिमांड है, वरना ये भी हम लाल मिर्च की तरह बहुत कम, मैं तकरीबन मेरे जितने भी शोज़ होंगे आप देखेंगे मैं कलर बिल्कुल ही चीज़ों में इस्तेमाल करता, लेकिन ये इसकी रेसिपी की एक छोटी सी डिमांड है तो हम हल्का सा इसमें कलर जो है ऑरेंज कलर। और उसके बाद लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस, फ्रेश। उसके बाद क्रीम है जो आपने ब्लेंडेड लेनी है। इसको आपने अच्छी तरह से चम्मच के साथ इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। और मिक्स करते हुए बेशक आप जो है ना 30 सेकंड ज़्यादा बेशक ले लें, लेकिन इनको अच्छी तरह से ब्लेंड करें ताकि सारे जो मसाले हैं वो इक्वली डिवाइड हों। हो गया, ठीक है जी। और इसके बाद ये अब हम ये चारों जो हमारे जंबो प्रॉन्स है हम इसमें ऐड कर दें। एक एक करके आप इसमें डालते जाएं और हाथ से ये जो पूरी मैरिनेशन है इसको फोल्ड करें। अपने जो आप प्रॉन्स हैं इसको इस रेसिपी में आप इसको फोल्ड करें। हम ये स्पैचुला यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने स्पैचुला यूज़ नहीं करना तो जिस तरह से हमने ये ग्लव्स पहने हुए, आप ग्लव्स के साथ हाथ से भी इनको इस तरह से कि सारी की सारी जो मैरिनेशन में बनाई है वो इसकी कोट हो जाए, इसको अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करें इसकी। हो
अब आप गौर करें, जितनी हमारी रेसिपीज होती हैं बड़ी आसान, बड़ी जल्दी से बनने वाली, और घरों में ये है कि आपको बनाने के लिए आसानी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेहमान आए या आपने अपने डिनर के लंच के लिए चीज़ें बनानी हैं तो ये बड़ी जल्दी से बनने वाली चीज़ें हैं। जिस तरह से ये बनी है इसी तरह से आपके घर में किचन में भी बनेगी। इसको अगर आप चाहें तो आप किचन में आपकी फ्रिज जो है उसमें भी इसको रख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपने इसको बनाना तो बेशक इसी तरह से जैसे हमने इसको कोट किया, फौरी तौर पे इसको आप सीख पे जो है आप इसको प्रो लें। आप देखें, इसको हमने जो हमारी चौड़ी सीख है इसको हम कहते हैं मिडल सीख, इसके ऊपर ये देखें हमने इसको, भट्ट साहब ये देखें, अगर मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, हमने इसको पहले यहाँ और फिर इसको वहाँ पे पूरे का पूरा जो प्रॉन है हमने इसको इसके ऊपर प्रो लिया। इसको जब इस तरह से आप करेंगी तो हीट जब इसको लगेगी तो इक्वली इसको हीट लगेगी। अब आप देख रहे हैं कि हमने एक सीख पे 2 पीस इसके लगाए हैं। और जो मैरिनेशन बच जाए वो मैरिनेशन आपने फेंकनी नहीं है, वो मैरिनेशन आपकी फिर दोबारा जब आप इसको करेंगे आप इसको फ्रिज में रख लें और दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको जब हम कोयले पे हमने इसको जब इसको बनाना है तो इसके 2 जो है स्टेप्स है। पहला स्टेप ये है कि हमने जब इसको हाफ़ डन करना है, हाफ़ डन करने के बाद हमने इसके ऊपर तिल लगाने हैं, और उसके बाद फिर ये है कि तिल दोनों साइड पे लगेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं तिल मिल झींगा। झींगा प्रॉन को हमारी ज़ुबान में कहते हैं। अब ये तकरीबन जो है 2 मिनट हमने इसको जो है एक साइड पे हमने इसको कोयले पे इसको पकाना है। आपने रेसिपी कार्ड हमारा देखा, हमने आपको इसकी एक एक चीज़ जो आपके सामने इसकी मैरिनेशन की करने के बाद हमने इसको बारबेक्यू किया। अब जो आखिरी इसमें जो चीज़ हमने करनी है वो हमने इसके ऊपर जो सेसमी सीड जिसको हम तेल कहते हैं वो हमने लगाने हैं। भट्ट साहब ज़रा ये जो तेल हमने लगाने हैं, ये जब हम इसको कोयले पर रखेंगे तो ये इसके साथ जो है ना ये बिल्कुल इसका टेस्ट जो है वो आप इसको एंजॉय इस तरह से करेंगे कि ये बारबेक्यू के साथ ये हमारे तेल जो है ना ये भी इनके साथ ही जो कोयले पे इसकी हल्की हल्की जो है वो इसकी आपको टेस्ट में। तेल लगाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको 2 मिनट से ज़्यादा आपने इसको मतलब 1 मिनट एक साइड पे 1 मिनट एक साइड देखते हैं। तो ये कोयले पे हमने हम दोनों चीज़ों को हमने 1-1 मिनट करने के बाद इससे पहले हमारी जो प्रॉन्स हैं दे आर ऑलरेडी कुक्ड। तो ये अब इसके बाद जो इसको हमने तेल लगाए हैं, इसके बाद हमने इसको डिश आउट करना है। मैं इसको ये अब आप देख रहे हैं कोयले के ऊपर जो सेसमी सीड्स हैं, ये तिल हैं, वो जैसे वो लाइट ब्राउन होंगे हमने इनको उतार लेना है। लेकिन कोयला नीचे जब आप घर में आप पार्टी वगैरह कर रहे हैं तो कोयला जो है ना वो तकरीबन वो हम थोड़ा कम होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो हीट है वो उसको जैसे ही वो उनको लाइट ब्राउन करेंगे है भट्ट साहब तब हमने उतारना है। तो ये तकरीबन 2 मिनट मैक्सिमम का प्रोसेस है। और इसको आपने जब आपने इसको सर्व करना है, सर्व करने के लिए इसके साथ जो चटनी आपने बनानी है वो अगर आप इमली की चटनी इस्तेमाल करना चाहें या मिंट चटनी हम आपको रेसिपी शेयर करेंगे अगले किसी शो में। वो मिंट चटनी जो है वो दही के बगैर वाली हम कह रहे हैं वो हमने बनानी है इसके साथ। उतार लें इसको हम। अब ये हमारे प्रॉन्स जिसको हम तिल मिल झींगा, ये देखें। अब आपने एक चीज़ नोट की, जब हमने इनको सीखों पे परोया था तो इनका साइज़ जो डबल था, लेकिन क्योंकि फिर वो हीट से प्रॉन्स वो सुकड़ के तकरीबन 60% जो है ना वो
इसका जो जूस जिसको हम पानी बोलते हैं वो निकल जाता है। और ये हमारी बड़ी एक फेवरेट डिश है। और ये लीजिए, आप ज़रा इसका क्लोज़अप ले लें प्रॉन्स का। अब ये फुली कुकड हैं, तेल इसके साथ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं तिल मिल झींगा। तो ये डिश आज की बहुत ही खूबसूरत डिश जो हमने आपके के लिए बनाई है। ये इससे पहले हमने किसी जो हमारे अपने शो में हमने इसको शेयर नहीं किया। आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें इसकी फीडबैक भी दीजिएगा। मैंने बताया कि आप इसको चटनी के साथ या इसको मिंट चटनी के साथ भी इसको जो है ना इनको ट्राई करें। और ये है कि अगली जो हम रेसिपी लेके आएंगे वो भी इसी तरह से हम जिन चीज़ों का ख्याल रखते हैं आपकी इन सारी रेसिपी में, ये है कि वो चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छी हों, आपकी डाइट के लिए अच्छी हों। हम तेल कम इस्तेमाल करते हैं, हम मसाले कम इस्तेमाल करते हैं। तो आज की ये रेसिपी मुकम्मल हुई। अब हम वापस जाते हैं स्टूडियो में, जहाँ पे सोनिया और मुस्तफ़ा यहीं से इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, वेलकम बैक टू एटीवी लाउंज। चस्के शेफ तौकीर के, क्या बात है। और तिल मिल झींगा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने और सोनिया ने ट्राई किया है और ये जितना मजेदार लग रहा है उससे कहीं ज्यादा मजेदार है। और आप जब इसको खाएंगे, है ना सोनिया, मुझे लगता है हर घर में बनना चाहिए क्योंकि ये सर्दियों की डिश है। हाँ। और मेरा ख्याल है जो सी फूड जो होता है जनरली ये सर्दियाँ या गर्मियाँ हो लोगों को इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। और बस सी फूड आए तो फिर शुरू हो जाती, बिस्मिल्लाह हो जाती है। सी फूड आए तो आप बस स्विमिंग पूल में छलांग मार दें, मतलब आई एम सॉरी, आप सी फूड को खाएं और साथ में ये में छलांग मार के फिर भी खा सकते हैं। ये तिल मिल झींगा तो सी में छलांग मार के खा जिंदगी में आप जो चाहें कर सकते हैं, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। मगर मैं आपको एक और कॉशन दे दूं कि मुझे और सोनिया को थोड़ी रिजर्वेशन थी जब शेफ तौकीर ने हमें कहा कि भाई ये आप खाएं, हम आपके लिए लेकर आएँ। तो क्योंकि हम दोनों सी फूड एंजॉय नहीं करते और ना ही हमें ज़्यादा सी में दिलचस्पी है, ना हम में से कोई बोटिंग करता है, ना हम में से किसी को स्विमिंग आती है, तो हमने कहा भाई हम कैसे खा सकते हैं। मगर जब वो झींगा हमारे सामने आया तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर सके, फिर हमने इतने झींगे खाए। वो इतना टेम्पटिंग था, उसने इतनी ज़बरदस्त उसकी प्रेजेंटेशन थी। शेफ साहब जो प्रेजेंटेशन के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम बहुत अच्छा काम करते हैं। और हम क्या है कि इस गुफ्तगू में बिल्कुल नहीं बता सकते कि हमारे साथ एक बहुत ही लेजेंडरी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं। तौसीक हैदर साहब यहाँ पर हैं और आई एम श्योर कि जितने ये फूडी हैं ये भी इस पूरे सेगमेंट को देख के बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, सी फूड में कोई दिलचस्पी है? जैसे आलू गोश्त को आपने एक्सप्लेन किया था, कभी सी फूड को इस तरह करेंगे? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स मुझे भी सी फूड बहुत पसंद है, लेकिन मे बी क्रैब्स वाली साइड से बियॉन्ड मैंने सुशी का टेस्ट डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन इतना नहीं हो पाया। लेकिन जनरली फ़िश बिल्कुल, प्रॉन्स, फिश, झींगा, ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छा सी। लेकिन सी फूड के अंदर ये, खैर बाकी खानों में भी यही होता है कि सी फूड बाकी ज़रा गुजारा भी हो, चल जाता है। सी फूड मुझे होता है कि बहुत ही ऑथेंटिक और अच्छा बना हो तो लुत्फ़ आता है। अदरवाइज़ उस तरह से मैं सी फूड का फ़ैन नहीं हूँ कि बस सब जैसा भी बना होगा मैं खा लूँ। ठीक है, तो दिस इज मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है हमारे केस में भी यही चीज़ प्रूव होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, जहाँ तक आपने इतना खानों का बताया है और इतना डिटेल्ड बताया है, मतलब मुझे लगा बस अब रेसिपी बयान करने वाले हैं आप। सो कोई इसी तरह की सीक्रेट रेसिपी आप सक्सेस की भी बता दीजिए, जो हमारी यूथ है या जो लोग इस वक्त हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू स्क्रीन्स, तो आपके पास कोई ऐसी सीक्रेट रेसिपी है सक्सेस की? आप ये बताइए कि अगर वाकई मेरे पास सक्सेस की ऑथेंटिक रेसिपी होती तो मैं तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुका होता उस रेसिपी को बेच के। तो ये क्या सच नहीं है कि आप ऑलरेडी कमा चुके हैं? लेकिन वो रेसिपी बेच के नहीं कमाया। वो उन चीज़ों की वजह से कमाया जो सक्सेस की रेसिपी का हिस्सा हो सकती है। सो कहने का मतलब ये है कि सक्सेस की कोई रेसिपी नहीं है, सिर्फ मेरे केस में 3-4 चीज़ें हैं जो काम कर गई। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके केस में वो चीज़ें काम करेंगी या आपके केस में या नहीं करेंगी, लेकिन क्योंकि सवाल मुझसे किया गया है तो पंक्चुअलिटी, मेरे ख्याल में वक्त की पाबंदी, चाहे आप कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, वक्त की पाबंदी वो बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा था ना, हमें नहीं लगता ये हमारे ख़ानदान का है, ये कहाँ से आ गया है। सो पंक्चुअलिटी, और दूसरा ये कि ऑनेस्टी विद योर प्रोफेशन, और वो नहीं आ सकती
जब तक ऑनेस्टी विद योर सेल्फ नहीं True. वो शख्स जो अपने साथ ईमानदार नहीं होता ना, वो फिर दूध भी बेचेगा, वो टैक्सी भी चलाएगा, वो डॉक्टर भी बन जाएगा, वो सर्जन भी बन जाएगा। जो शख्स अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है ना, तो वो मरीज के साथ भी ऑनेस्ट नहीं है, वो सवारी के साथ भी ऑनेस्ट नहीं है, वो अपना जो दूध का उसका जो खरीदार है, बायर है, उसके साथ भी ऑनेस्ट नहीं है। तो इसलिए वो जो सच अपने साथ बोलने बड़ा मुश्किल काम, दुनिया के साथ सच फिर इंसान बोल लेता है, अपने साथ सच बोलना बहुत मुश्किल काम है, और यहीं पे आके लोग रह जाते हैं। सो आई थिंक ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ट्राई टू बी पंक्चुअल, ट्राई टू बी ट्रूथफुल। आप ये भी एक सच की एक तो होता है ना, मतलब ऑनेस्टी के अंदर हम समझते हैं कि अच्छा 200 रुपया देना था तो 100 ही दिया, ये नहीं। जो अपने साथ जो 2 नंबरी है ना, किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? हु आर यू ब्लफिंग? किसको ब्लफ कर रहे हो? हेलो, दुनिया आपका अपने ऊपर हंसेगा। सो आई थिंक ये 2-3 चीजें हैं। फिर एक और चीज भी सोनिया है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? आपने मुझसे जो सवाल किया, आप किस सक्सेस की बात कर रहे हैं? ट्रू। आपके ख्याल में आप मेरी सक्सेस का मयार बाहर जो मेरी गाड़ी खड़ी है उसको रखना चाह रही हैं, या जिस घर में मैं रहता हूँ, या ये जो मैंने शॉल ले रखी है इसकी मालियत क्या है, या मेरी शोहरत कितनी है, या मेरी डिपेंड करता है आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। मतलब मैं सक्सेस समझता हूँ, लोग कहते हैं सेहत, सुकून, इत्मीनान, पैसा, शोहरत, सक्सेस। मैं एक और चीज़ को अभी कुछ अरसे से सक्सेस की अपनी डेफिनेशन में शामिल करने लग गया हूँ। उर्दू में क्या कहेंगे? हमारे जो पैनल पे प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं उनकी उर्दू बहुत शुस्ता और अच्छी है, अगर वो मेरी आपके ईयरपीस के थ्रू मदद कर सकें। मैं एक चीज़ को सक्सेस का हिस्सा जोड़ने लग गया हूँ, और वो है जॉय। अंग्रेजी का एक लफ्ज़ होता है जॉय, JOY। हैप्पीनेस तो खुशी होती है, जॉय खुशी का एक और लेवल होता है। आप बड़े जॉयफुल हैं, आपकी ज़िंदगी में जॉय है, आप एक हैप्पी सोल है। और मैंने जॉयफुल लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि मोटरसाइकिल पे अपना करियर शुरू किया था और आज भी 25 साल बाद मोटरसाइकिल पे भी हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जॉय है। मेरा ख्याल में वो सक्सेसफुल इंसान है। लेकिन एक शख्स जिसने मोटरसाइकिल पे ज़िंदगी का आगाज़ किया था और बाहर उसके मर्सिडीज़ खड़ी हुई है, लेकिन वो जॉयफुल इंसान नहीं है, वो एक खुश इंसान नहीं है, वो एक हैप्पी इंसान नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि वो सक्सेसफुल इंसान नहीं है। तो जॉयफुल जिंदगी की तलाश और जॉय को मंजिल बना के जिंदगी गुजारना इज सक्सेस। और ये आपको 1 घंटे में भी मिल सकती है, या आपको 1 मिनट में भी मिल सकती है। हम सक्सेस के लिए इंतजार करते हैं कि अच्छा मैं 60 साल का हूँगा तो मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ या नहीं हूँ। आप 17 साल के हैं और 17 साल 4 महीने 2 दिन की उम्र में भी आप जॉयफुल और हैप्पी हो सकते हैं और जिंदगी भर सक्सेसफुल रह सकते हैं। खुशी का एक नेक्स्ट स्टेज है तमानियत, इसको कहते हैं तमानियत। हाँ, इत्मीनान, मुतमईन होना, हाँ बिल्कुल, उसको कंटेंटमेंट कहते हैं, उसको कंटेंटमेंट कहते हैं। हाँ, लेकिन जॉय एक है कि आप हर वक्त आपके अंदर एक जश्न चल रहा है, सुर और ताल बज रहे हैं, आपके अंदर एक खुशी है, आपके अंदर रोज ईद है, आपके अंदर हर वक्त सेलिब्रेशन है और जश्न है, और आप रक्सा हैं अपने अंदर से, हर वक्त आप डांस की कैफियत में। आप नमाज भी अदा कर रहे हैं ना, तो आप अंदर से रक्स में हैं। वाह, बहुत खूब। ये जो कनेक्शन है ना, ये जो बीइंग का लेवल है, ये होने का मकाम, जिसको एक जॉयफुल होने का मकाम आप कहते हैं, ये सक्सेस है। दिस इज सक्सेस एंड व्हाट वंडरफुल वर्ड्स तौसीक हैदर साहब, एंड व्हाट डीप थॉट। और मैं इसमें थोड़ा सा ये बात भी बताऊंगा हमारी यूथ के लिए कि डोंट फोकस ऑन एनी बॉय और गर्ल, ओनली जॉय।
तो अगर जॉय पे अगर हम फोकस कर सकेंगे जिंदगी में और अपनी इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल भी नहीं। आपकी उम्र है गर्ल पे फोकस करने की, आपकी उम्र है बॉय पे फोकस करेंगे। ये बिल्कुल, ये मेरी इंटेलेक्चुअल बातों को ना आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, वो काम भी बड़ा जरूरी है। वो काम भी जरूरी है। चले मगर खैर, लेकिन जहाँ तक इन्होंने अपने उसकी बात की तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए। जब आपको अपने आप से मोहब्बत होगी, आपको अपनी वर्थ का पता होगा, आप अपने आप को कंट्रोल में कंपोज्ड होना बड़ा जरूरी है। लेकिन सोनिया, यहाँ पे एक चीज है कि हो सकता है बहुत से लोग आपकी बात को नापसंद भी कर रहे हो। पता क्यों? अपने आप से मोहब्बत करने को नार्सिसिज्म भी कहा जाता है, नरगिसियत का शिकार है। यार ये बंदा इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये इतना नार्सिसिस्ट है कि इसको तो ये अपने से इतनी मोहब्बत करता है कि इसको तो कोई और नजर ही नहीं आता। हाँ, वो सोनिया नहीं कह रही, लेकिन वो जो कहना चाह रही है वो ये कि अपने सेल्फ, अपने बीइंग से मोहब्बत और प्यार भी बिल्कुल एब्सोल्युटली, अपने आप से मोहब्बत भी, अम्मी के साथ अलावा अपने आप से अम्मी और अब्बू से तो करते रहे, जिंदगी भर करें और वो भी आपसे करते रहेंगे। मगर जो बात कही और उसकी जो डेप्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल अक्सर जिस तरह सर ने खुद कहा कि सक्सेस जो है, अभी मैं और आप यहाँ सोफे पे बैठे, यही हमारी कामयाबी है कि तौसीक हैदर के सामने बैठे हैं और उनसे गपशप लगा रहे हैं टेलीविजन के ऊपर। इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी? तो मेरे ख्याल से अगर हम अपनी कामयाबी को सेटल कर लें, और बहुत सी ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि मल्टीपल टाइम्स आप कामयाब होते हैं क्योंकि इस तरह की ये कामयाबी मिली, फिर मज़ीद कामयाबी। तो आई थिंक ये अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग मतलब हैं, और सर ने बिल्कुल सही तरह से समझाया, हमें बताया। मगर ये है कि ये जो गुफ्तगू है ये अभी बड़ी नामुकम्मल सी है और आप बैठक लगनी चाहिए मेरे ख्याल से, ये कम है, ये बैठक और होनी चाहिए लाउंज में जो बैठक हमारी लगती है। तो ये बिल्कुल सोनिया ने सही कहा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसा कहा कि घर की बात, तो हम लोग ऑब्वियसली ही इज़ वेरी बिजी, इनका स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, मैं भी कभी कभी थोड़ा बहुत मसरूफ़ रहता हूँ। तो ये है कि हमारा आपस में इस तरह से गपशप करने का उस तरह मौके नहीं भी मिलते। कभी कभी हम ज़्यादा आपस में बैठ के लूडो खेला करते हैं और उसमें जो हमारी सक्सेस होती है वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। वो लूडो की सक्सेस से अच्छा पता क्यों लोग कहेंगे लूडो की जीत अगर आपको जॉय दे रही है, बात यह है कि वो जॉय है। यस, मैं ये नहीं कहता कि किसी को मर्सिडीज सक्सेस नहीं है। हाँ, अगर वो मर्सिडीज आपको जॉय और तमानियत या खुशी दे रही है तो बिल्कुल मुझे किसी की मर्सिडीज लेने पे कोई एतराज नहीं है। और लूडो की एक छोटी सी गेम भी अगर आपको जॉय दे रही है तो टारगेट वो जॉय होना चाहिए, सोर्स कुछ भी हो। एग्जैक्टली हमें अक्सर वो जॉय देती है, मगर लिया जाए यहाँ पर लूडो यहाँ पे आ जाएगी, मगर वो हमारे जो मुकाबले में लोग होते हैं वो काफी टेंस हो जाते हैं उस जॉय के चक्कर में। असल में ये वजाहत बहुत जरूरी है कि लूडो हम आपस में अगेंस्ट एक दूसरे के नहीं खेलते। हमारे फैमिली जो है वो बहुत बड़ा लूडो क्रेजी फैमिली है। अच्छा। और हम में पूरे खानदान में एक से बढ़ के एक लूडो का चैंपियन बैठा हुआ है, स्ट्रेटजीज हैं बकायदा। और हमारे और उस सारे के अंदर जो हमारी फैमिली टीम्स हैं, तो मैं और मुस्तफा एक टीम है, हम दोनों एज पार्टनर्स। करके तो नहीं जितवाते आपको? आपके ख्याल में मेरे होते हुए इसकी मजाल है? नहीं, बकायदा स्ट्रेटजी है कोई जीतने की। वाह, बकायदा इस पे हम हारते भी हैं, हम हारे भी हैं, बिल्कुल हारे भी, और हम हार बड़े अच्छी तरह लेते हैं। मगर हमारे सामने लूडो के बोर्ड जो है उल्टे भी हैं और बड़े बड़े हादसात इस पे पेश आ गए। तो ये चीजें बड़ी ऐसे होता है ना कि जब फैमिली में कोई कैरम बोर्ड्स भी खेल रहे होते हैं या लूडो, जहाँ कोई हारने वाली पार्टी होती है वो यूं करती है, उछाल देती है सारी। हमने बोर्ड कभी नहीं उछाला, हम मतलब बहुत पिटाई भी हमारी हुई है बहुत, लेकिन हमने खुशदिली से जॉयफुली अपनी हार को भी एक्सेप्ट किया। एग्जैक्टली, एंड ऑन दिस नोट, जॉयफुल नोट, मुझे लगता है कि अब शो का टाइम भी ख़त्म होता जा रहा है। सो थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट कि आज आप आए ATV लाउंज में, आपने इतनी मज़ेदार इंटरेस्टिंग बातें हमसे की, हमने हर पहलू को कोशिश की कि टच करें, डिस्कस करें, मगर हम चाहते थे कि उस तौसीक हैदर को भी थोड़ा लोगों के सामने नुमाया करें। ऑब्वियसली लोग बहुत जानते हैं ऑलरेडी, मगर जो थोड़ी पर्सनल लाइफ से चीज़ें हैं छोटी मोटी, तो वो आज आई एम श्योर कि लोगों के सामने आई होंगी सोनिया, और सोनिया का ये जो एक कनेक्शन है ये भी वाजे हो गया। तो सर बट मुझे मेरा तो दिल नहीं चाह रहा ऑनेस्टली कि ये बैठक ख़त्म हो और हम दोबारा आपको दावत देना चाहेंगे बिल्कुल। और उसके बाद फिर ज़रा मुस्तफ़ा की बाकी की भी शरारतें आप ओपनली बताइएगा। ऑफ कैमरा तो आपने बहुत सारी बताई दी जो हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते, लेकिन अगली बार आप मुझे मदऊ करें। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पूरी टीम का कि आपने इज्जत अफजाई की, लेकिन अगली बार मुझे आप बुलवाएं तो मैं वहाँ आपके साथ बैठना चाहूँगा और मुस्तफा को इधर बैठाएंगे बिल्कुल। और फिर हम एक और सोफा भी लगाएंगे और हम लूडो का मैच खेलेंगे। तो ये हमारा अगला प्लान है। हम लूडो का मैच नहीं खेलेंगे, हम तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे। ओके जी, ये भी सेटल हो गया। एंड ऑन दिस नोट
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोनों, थैंक यू सोनिया, थैंक यू मुस्तफा, थैंक यू वेरी मच। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, और हम क्या कर सकते हैं, देखें आप सबके लिए लेजेंडरी तौसीक हैदर वाज विद अस ऑन द स्क्रीन, और इनसे बड़े मज़ेदार सवाल किए मैंने और सोनिया ने मिल करके, और हमें बहुत सी चीज़ें पता चली, बहुत सी वो बातें जो मुझे खुद भी नहीं पता थी सोनिया, वो भी मुझे जानने को मिली। तो वहाँ पे भी टाइम दिया करें ना, यहाँ सेट पे भी लेट आते हैं, घर पे भी लेट जाते हैं, हर जगह लेट लतीफ़। देखिए मैं चाह रहा था कि मेरे साथ साथ हमारी ऑडियंस भी वो अंदाज, वो पहलू को जाने, थोड़ा सा और एजुकेट हो उसके बारे में, और वो जो आज मुझे लगता है जिस तरह खुल के उन्होंने बात की, मुझे नहीं लगता सोनिया कि पहले इस तरह हमने इनको देखा खुल की बात करते। Really? घर पे टाइम गुजारा करें। ये सोनिया जो है ना, ये मुझे लगता है थोड़े दिन बाद मेरे घर पहुंच जाएंगी, मगर इससे पहले ये मेरे घर पहुंचे, आप लोग अपने घर में रहें। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमारे साथ लेजेंडरी तौसीक हैदर साहब थे, उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई हमारी, और हमें बहुत सी मजीद मालूमात पता चली, और आई थिंक सोनिया मुझसे एग्री करेंगी कि आज जिस तरह से, जिस अंदाज में और जिस तेवर में हमने उनको देखा है, बड़ी खुल के बातचीत की उन्होंने, और हर चीज़ को बड़ी चीज़ हमें समझाया भी, और हमने थोड़ा सा शरारत भी की। तो अगर इस शो का बार बार देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अभी शो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। हम आपको हमेशा की तरह आपको पता है कि कुछ ना कुछ मज़ेदार बात बता के जाते हैं, ऐसे बिल्कुल अधूरा नहीं छोड़ते। आज तो भी एक सरप्राइज किताब है हमारे साथ जी, और उसके बारे में हम आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। वो किताब किसकी है, उस किताब के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या जो हम आपको बताना चाहते हैं, ये सब कुछ है इस एक इंटरेस्टिंग ब्रेक के बाद, और उसके बाद मैं और सोनिया बात करेंगे किताब के ऊपर। ओके जी, वेलकम बैक टू एटीवी लाउंज और हमा यारा दोज़ख। अब इस किताब का जिक्र होगा जो सिद्दीक सालिक साहब की किताब है। सकूत ढाका के पस मंज़र पे इस किताब को लिखा गया, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने पढ़ी है, मुझे तो बहुत मज़ा आया, और सोनिया को भी बहुत मज़ा आया। मैं जानना चाहता हूँ सोनिया, कैसी लगी आपको ये किताब? बहुत अच्छी किताब है ये, और मुझे लगता है कि हमें ज़रूर जानना चाहिए जो हमारा पास्ट है, स्पेशली जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड जो हमारा पास्ट है वो हम सबको ज़रूर जानना चाहिए। जो हमारा पास्ट होता है, जो किताबों से मिलता है हमें, और जो स्पेशली जो तहरीर खुद जिनके ऊपर गुजरी होती है, जब वो लोग तहरीर करते हैं, जो उनकी किताबों में लिखा होता है, वो तो ऐसी चीज़ होती है ना कि जब आप पढ़ते हैं तो लगता है कि ये आपके सामने हो रहा है। वो जो इमेजिनेशन पावर आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना मुस्तफ़ा, कि आपको लगता है कि आप वहाँ खड़े हैं, वहाँ देख रहे हैं। तो सिद्दीक सालिक साहब ने जो किताब लिखी है, इसमें उन्होंने वो 2 साल लिखे हैं अपने, जो उन्होंने अपने हमवतनों के साथ इंडिया में गुजारे, और जो रवैये लोगों के वहाँ देखे, बर्दाश्त किए, जो चीज़ें जो बर्दाश्त की गई, मतलब वो अनबिलीवेबल हैं। उनका जिक्र करते हुए भी मुझे बहुत मैं बड़ी इमोशनल हो रही हूँ कि कितना मुश्किल वक्त उन्होंने वहाँ पर काटा। हम थोड़ा सा सिद्दीक सालिक साहब के बारे में लोगों को बताते हैं कि बेसिकली वो कहाँ से बिलोंग करते थे। सिद्दीक सालिक मंगलिया ज़िला गुजरात में पैदा हुए। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी अदब में एमए करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में डिप्लोमा हासिल किया। कुछ अरसा लेक्चरर रहे, फिर सहाफ़त की वादियों से होते हुए अफ़वाज पाकिस्तान के शोबाए ताल्लुकात आमा से मुंसलिक हो गए, और उसी हैसियत से मशरक़ी पाकिस्तान गए, जहाँ 16 दिसंबर 1971 को हज़ारों हमवतनों समेत असीर हुए। हज़ारों हमवतनों, इट्स लाइक 90,000 सोल्जर्स, 90,000, और 2 साल तक भारत की मेहमान नवाजी का हदफ बने रहे। इस किताब में वो सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी कि 2 साल तक उन्होंने क्या सलूक किया हमारे सोल्जर्स के साथ, हमारे आर्मी के साथ। दैट इज़ वेरी ट्रू। और साथ में ये मज़ेदार मुझे एक और चीज़ लगी सोनिया इसमें, कि जहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जो हिस्ट्री है, और जिस तरह से जो करेज, बहादुरी जिस तरह से दिखाई गई फ्रॉम द सोल्जर्स, और सिद्दीक सालिक साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि इनके पास एक चॉइस थी कि ये वापस आ सकते थे, इनको ये अपॉर्चुनिटी गिवन थी कि ये वापस पाकिस्तान आ जाते, उस ज़माने में कराची आ जाते, तो मगर इन्होंने इस चॉइस को नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने हमवतनों के साथ रहूँगा, उन 90,000 जो सिपाही हैं उनके साथ रहूँगा। और उन्होंने वो वक्त उनके साथ काटा विदाउट डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास एक चॉइस अवेलेबल थी। तो ये बड़ी मज़ेदार बात लगी, क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है कि अच्छा चॉइस नहीं थी और तब ये सब मुश्किलात से गुजरे, जब होने के बावजूद होता है तो वो मोहब्बत वतन के लिए और अपने हमवतनों के लिए वो मुझे बड़ी नज़र आई और बड़ा अच्छा लगा ये जानकर। तो यहाँ से जो पेट्रियाटिज़म है, जो नेशनलिज्म है, ये भी कल्टिवेट होता है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो ये वो सब चीज़ें जो आपके अंदर आएंगी और आप समझ सकेंगे कि ये क्या जज्बा है। और मेरा ख्याल है कि हमारी यूथ को स्पेशली ये सारी किताबें पढ़ने की, स्पेशली वो सारी किताबें जिसके अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री है, वो
ताकि हमें थोड़ा सा लगाव मज़ीद हमारा उभर के सामने आए कि हमने किस कदर मुश्किल वक्त को गुजार कर आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं, तो वो वक्त कितना मुश्किल गुजरा है। इस किताब में ज़रा वो सारी डिटेल्स हैं। इसके अलावा सालिक साहब की कुछ और किताबें हैं। मैंने ढाका डूबते देखा, तादमे तहरीर, प्रेशर कुकर और इमरजेंसी। ओके, वेल, वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल्स भी बड़े मजेदार। यस, और हमने वीकेंड के लिए आपको ये किताब जो है वो दिखा दी है, थमा दी है। तो मेरा ख्याल है अब इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप सीधा जाइए बुक शॉप पर और ये किताब लीजिए, इसको ज़रा डिटेल में पढ़िए, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। तो मेरा ख्याल है नेटफ्लिक्स के अलावा भी अब हमने लोगों को एक नई चीज़ अवेलेबल है। नई चीज़ तो नहीं है, पुरानी चीज़ है, बहुत पुरानी, लेकिन कुछ रीइन्वेंट कर रहे हैं। या मेरा ख्याल है ये कहना चाहिए कि कुछ धूल पड़ गई है बुक रीडिंग के ऊपर। तो हमारे लाउंज के थ्रू हम ज़रा इस चीज़ को उभारना चाह रहे हैं, वापस से इसको ट्रेंडिंग में लाना चाहते हैं। एग्जैक्टली, और अक्सर हम लाउंज में बैठकर ही किताब पढ़ा करते थे एक ज़माने में अपने। तो मुझे लगता है कि वो जो एक रस्म है वो फिर से जारी और सारी होनी चाहिए, हमारी कोशिश है। और ये जो वीकेंड का टास्क हम आपको देते हैं ना, एक छोटा सा, वो आपके लिए भी ज़रूरी है। और ये इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ और किताबें और इस तरह के दिलचस्प किरदार जो हमारी तारीख का हिस्सा है, हम उन सब से आपको मिलवाते रहेंगे। सो हमने तो अपने लाउंज में आज ये किताब पढ़ ली है, आपकी बारी है अपने लाउंज में किताब पढ़ने की। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमें अपने फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। आपके फीडबैक्स हमारी सर आंखों पे स्क्रीन पे आ रहे ईमेल एड्रेस या डिटेल्स पर आप अपने फीडबैक को भेज सकते हैं। या अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है या आप अपनी कोई स्टोरी, कोई मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, कोई अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एग्जैक्टली जी, और अब मौका है, मगर दिल तो नहीं बिल्कुल भी कर रहा, मगर क्या है कि हमें फिर से आपसे मिलना है मंडे को, और मिलते ही चले जाना है। तो उसके लिए हमें भी थोड़ी ब्रेक चाहिए होती है। तो अब हमारी ब्रेक का वक्त आ गया, मगर आपने ब्रेक नहीं लेनी, आपने किताब पढ़नी है और हमसे फिर शेयर करनी है अपने रिव्यूज़ और अपने कमेंट्री। वेल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमें दें इजाज़त, मुझे, सोनिया और पूरी की पूरी एटीवी लाउंज की टीम को इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने लाउंज में बैठें, एंजॉय योर लाइफ विद जॉय एंड विद दिस रिकमेंडेशन ऑफ आवर्स, एंड हैव अ गुड इवनिंग।